हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, गुड मॉर्निंग। चलो सर रिवीजन करें। फटाफट कमेंट में बताओ कौन कौन आ रखा है। फटाफट कमेंट में बताओ, फटाफट कमेंट में बताओ। एक बार ये भी कंफर्म कर दो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं। फटाफट कंफर्म कर दो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं। ओके पीपल, ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है। ओके गाइस, चलो गाइस, क्या करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का रिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। अगेन अप टू 10 मार्क्स तक का इसका वेटेज है, 10 मार्क्स तक का भी आता है। और सर बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स है इसमें जो अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे, तो प्लीज मेरे साथ बने रहो। सर अभी आपने बोला कौन कौन आ रखा है, अब आपको पता है एक वादा करना होता है। क्या वादा करना होता है सर? या तो हम शुरू नहीं करेंगे लेक्चर, या तो हम लेक्चर शुरू ही नहीं करेंगे, या अगर हमने देखना शुरू कर दिया ना तो जब तक सेक्शन 72 नहीं खत्म हो जाता, 72 तो सिलेबस में नहीं है, जब तक सेक्शन 71 नहीं खत्म हो जाता तब तक अपन क्या नहीं करेंगे, उठ के नहीं जाएंगे। फटाफट ये वादा करो, फटाफट ये वादा करो कि सर अगर जाना है तो मैं अभी जा रहा हूं, और अगर बैठ गया ना तो आखिरी तक उठ के नहीं जाऊंगा। ये पक्का वादा है हमारा। फटाफट वादा करो। ओके गुड पीपल, चलो सर हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। एकदम आराम से सुनना, कोई टेंशन नहीं है, कहीं नहीं जाना है। सेक्शन 43 से शुरू होता है। सर एक बात बता दो, ये समरी नोट्स कहां पे, अपडेटेड वाली कहां पे मिलेगी? आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आपको गूगल ड्राइव के एक्सेस में मिल जाएगा, जहां पे मैंने गूगल ड्राइव का एक्सेस दे रखा है आपको, क्लास वाले स्टूडेंट्स को, आपको वहां पे मिल जाएगा। और कुछ समय बाद आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है सेक्शन 43 से और खत्म कहां पे होता है? सेक्शन 72 पे। अब सर सुनो ना, इंस्टीट्यूट ने ना कुछ सेक्शंस जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं करवा रखे हैं। कुछ सेक्शंस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि सेक्शन 44 हो गया, 45 हो गया, आपका 65 हो गया, 72 हो गया। ये सारे सेक्शंस जो है ना ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब सर आ जाओ सिलेबस में। क्या है सर आपका चैप्टर? व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट? व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट? यस गाइस, चलो सर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक है शेयर कैपिटल, एक है डिबेंचर। जैसे कि पिछले वाले चैप्टर को हमने डिवाइड किया था पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का सिर्फ एक ही सेक्शन था, उसी तरीके से यहां पे भी डिबेंचर का सिर्फ एक ही सेक्शन है, लास्ट में सेक्शन 71। उसके अलावा सारी बातें किसकी है? पब्लिक ऑफर की बातें हैं। अब सर सेक्शन 284 है जो डेफिनेशन देता है शेयर का। शेयर क्या होता है? मींस अ शेयर इन दी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है उसमें एक हिस्से को शेयर कहते हैं। और सर उसमें स्टॉक इंक्लूड हो जाता है, इट इंक्लूड स्टॉक। अब सर स्टॉक और शेयर में क्या डिफरेंस होता है? शेयर मतलब एक, आप समझ लो, शेयर मतलब एक इंडिविजुअल, जैसे आप कहते हैं ना एटम। एटम पता है आपने साइंस में एटम पढ़ा है, तो एटम जैसे होता है ना, जो स्मॉलेस्ट, वैसा तो वैसे ही शेयर होता है। और शेयर को थोड़ा सा इकट्ठा कर लो ना तो उनको हम स्टॉक कहते हैं। अब सर सेक्शन 43 क्या है? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। कितने शेयर कैपिटल होते हैं सर? द शेयर कैपिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या सर? वो कैपिटल जिसमें प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टू थिंग्स, वन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरी तरफ है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में दो तरह के आते हैं, एक तो विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स, दूसरा विद डिफरेंशियल राइट्स। डिफरेंशियल राइट्स किस चीज का डिफरेंशियल राइट्स हो सकता है सर? वोटिंग का हो सकता है, डिविडेंड का हो सकता है, किसी भी और चीज का हो सकता है। इसको कहते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। अब सर उसके बाद मैंने क्या कहा? जो कैपिटल होता है, मेरे को एक बात बताओ, अगर कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिनको आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, उनको डिविडेंड का पेमेंट का प्रायोरिटी और वाइंडिंग अप में भी रीपेमेंट का प्रायोरिटी है, मतलब क्या? प्रेफरेंस शेयर है। लेकिन सर उनको साथ में वही वोटिंग राइट्स दे दिया जो इक्विटी शेयर होल्डर को भी है, तो फिर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाएंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर कहलाएंगे? सर हमने ये डिटेल में समझा था, मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा हूं कि अगर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप वोटिंग राइट्स भी दे देते हो, वो जो यूजुअली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होता, डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, तो वो क्या कहलाएगा सर? वो तब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही कहलाएगा। कैपिटल शेल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस कैपिटल, मतलब हम प्रेफरेंस कैपिटल ही मानेंगे, मतलब इट विल नीदर बी एंटाइटल्ड टू, अगर उसको डिविडेंड के साथ कोई और राइट्स या फिर अगर उसको वाइंडिंग अप के साथ कोई और राइट्स दे रहे हो तो भी चलेगा। सर अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि डिफरेंशियल राइट्स वाले
वाले शेयर से कंपनी इशू कब कर सकती है? तो मैंने बताया कि एक रूल 4 करके एक चीज है सर। हम पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, तो इस चैप्टर में जितने भी रूल्स है उनका नाम क्या है? कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। अब सर मेरी बात सुनो, इस चैप्टर में ना अगर आपको डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू करने हैं तो आपको 7 कंडीशंस कंप्लाई करना पड़ेगा। एक तरफ 3 कंडीशन, एक तरफ 4 कंडीशन। कौन से 3 कंडीशन थे सर? आसान वाले। पहला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से आपको ऑथराइजेशन लेनी होगी, एओए में ऑथराइजेशन होना चाहिए। दूसरा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया होगा। क्या पास किया होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया होगा जनरल मीटिंग में। सर मैं एक नोट्स खोल रहा हूं, उसमें मैं क्या लिखूंगा? मैं एक नोट्स खोल रहा हूं, उसमें मैं लिखूंगा ओआर कहां पे आ रहा है। तो मेरे को पहले ओआर आया डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स में। क्यों लिखना है सर? क्योंकि बाकी जगह एसआर आ जाएगा। तो सर ओआर कहां पे आया? ओआर आया सच इशू शेल बी ऑथराइज्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन दी जनरल मीटिंग। उसके बाद सर मैंने क्या कहा? अगर इक्विटी शेयर्स जो है लिस्टेड है ना, तो तुम पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या कर लेना? एसआर पास कर लेना। क्यों सर? क्योंकि पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। तीसरा, वोटिंग पावर जो डिफरेंशियल राइट वाले शेयर होल्डर्स का है ना, उनका टोटल वोटिंग पावर में 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर होल्डर्स है उनका जो वोटिंग पावर है वो टोटल वोटिंग पावर का 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 3 पॉइंट सर एक तरफ है। क्यों एक तरफ है सर? क्योंकि ये बेसिक है, एओए में ऑथराइजेशन, रेजोल्यूशन और आपका वोटिंग पावर का लिमिट। अब सर 4 इस तरफ 4 पॉइंट है। पहला क्या? यू हैव नॉट डिफॉल्टेड इन द फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। आपने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न का फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं किया है। दूसरा, देयर इज नो सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट नहीं है। किसमें? इन रीपेमेंट, इन पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट देयरऑन, इन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मतलब सर डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर और डिपॉजिट के पैसे वापस करने में तुमने कोई सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं कर रखा है, मतलब आज के डेट में डिफॉल्ट चालू नहीं है। और तीसरा सर, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा, टर्म लोन के रीपेमेंट में। तीसरा, स्टैट्यूटरी ड्यूज टू एम्प्लॉइज और आईपीएफ में अमाउंट क्रेडिट करने में आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। पर अगर आपने डिफॉल्ट कर भी दिया ना दोस्त, तो उस डिफॉल्ट को कर दो गुड, और गुड करने के बाद 5 साल का पश्चाताप करने के बाद यू विल बिकम एलिजिबल टू डू व्हाट आर वी डूइंग सर? वी आर इशूइंग डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स। तो सर आप क्या कर रहे हो? प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी में इशू डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले डीवीआर ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द डिफॉल्ट वाज मेड गुड। सर इसमें एकदम ऐसा लॉ का क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि डेट कैलकुलेट करके बताओ, पर फिर भी देखो क्या लिखा है। जब आपका 5 साल खत्म होता है ना, जब आपने डिफॉल्ट ठीक किया, जब भी आपने डिफॉल्ट ठीक किया, उस दिन का फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, उसके बाद आप 5 साल के अंदर क्या करोगे? आप उसके 5 साल का पश्चाताप करोगे। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप अपना डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो। और सर पीनलाइज नहीं हुआ है बाय अ कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द लास्ट 3 years। आपको पेनल्टी नहीं लगी है कोर्ट या ट्राइब्यूनल से इन द लास्ट 3 years, तो आपको चलेगा सर 3 years अंडर व्हाट एक्ट? आरबीआई एक्ट, फेमा एक्ट, सेक्रा एक्ट, सेबी एक्ट, ये सारे एक्ट्स के अंदर आपको पेनल्टी नहीं लगी है। तो सर 7 कंडीशन है, आर्टिकल में ऑथराइजेशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वोटिंग पावर। डिफॉल्ट नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न में, सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है 4 चीजों में, डिपॉजिट, डिबेंचर, रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स और डिविडेंड में। और डिफॉल्ट नहीं है किस चीज में? डिफॉल्ट वापस से 4 चीज में नहीं है, आपकी डिविडेंड के पेमेंट में, टर्म लोन्स के पेमेंट में, आपके आईपीएफ के अमाउंट में क्रेडिट करने में। और लास्ट, अगर आपने डिफॉल्ट किया भी है तो आपको 5 साल के बाद आप ठीक करने के 5 साल के बाद आप इशू कर सकते हो। और लास्ट, आपको पेनल्टी नहीं लगी होनी चाहिए किसी कोर्ट से। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब सर मैं आपको एक बता दूं, एक एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले में नहीं कन्वर्ट कर सकते, और वाइसा वर्सा कन्वर्जन भी अलाउड नहीं है। हम बोल रहे हैं कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब सर जो भी समझो, अगर एक इक्विटी शेयर था, उसी का मैंने डिफरेंशियल राइट्स वाला इक्विटी शेयर इशू किया ना, तो ये जो दोनों शेयर होल्डर है ना, ये एट पार माने जाएंगे। ये जो दोनों शेयर होल्डर है ये एट पार माने जाएंगे, कोई एक दूसरे से छोटा नहीं है। एट पार मतलब क्या सर? कल को वाइंडिंग अप होगा ना, तो दोनों को एक साथ ही पैसा मिलेगा, किसी की प्रायोरिटी नहीं है, किसी की प्रेफरेंस नहीं है। अब सर आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें आप सारा डिटेल दिखाओगे। ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के क्या थे सर? कंडीशन। अब सर सेक्शन 44 और 45 हमने पढ़ लिया था, आपके मॉड्यूल में नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, पर फिर भी सर ये जान लेना जरूरी होता है कि जो शेयर्स होते हैं ना, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं और ट्रांसफरेबल होते हैं, और उसमें एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, बस। सर सेक्शन 46 क्या है? सर अपन ये काट क्यों नहीं देते 44 और 45? क्योंकि भाई भले सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारा फ्लो बनाने के लिए काम आता है ये, कि भाई 43, 44, 45, 46। अभी ऐसे ये कहां याद करते बैठोगे कि भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, तो इसलिए मैंने ये दोनों कवर कर लिया।
क्या है सर? 43 क्या है? 44 क्या है कि आपका मूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसफरेबल है। 45 क्या है कि डिस्टिंक्टिव नंबर है। 46 सर सर्टिफिकेट्स ऑफ शेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अपन ने क्लास में सर्टिफिकेट देखा था सर, रिलायंस जियो का शेयर सर्टिफिकेट देखा था। क्या होता है सर सर्टिफिकेट ऑफ शेयर? व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ शेयर? मेरी बात ध्यान से सुनना। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ सच शेयर्स। टाइटल मतलब क्या सर? ओनरशिप ऑफ सच शेयर्स। इसका प्राइमा फेसी एविडेंस होता है। अगर सर सुनो, एक कंपनी अगर शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रही है ना, तो वो वैलिड कैसे होगा? या तो कंपनी अपने कंपनी सील में इशू करेगी, या दो डायरेक्टर साइन करेंगे अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो। अगर कंपनी में सीएस है तो एक डायरेक्टर साइन करेगा और एक कंपनी साइन सेक्रेटरी साइन करेगा। वैसा ही जैसा सर अपन ने सेक्शन 22 में पढ़ा था, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में सेक्शन 22 में पढ़ा था, एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। अब सर उसके बाद मैंने क्या कहा, अगर आपका सर्टिफिकेट, क्या आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिल सकता है? हाँ, दो केस हो सकते हैं सर। अगर आपका सर्टिफिकेट जो है लॉस्ट हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है, तो आप वो प्रूव कर दोगे ना, तो आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। या अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो डीफेस, म्यूटिलेट या टॉर्न हो गया है, और अगर आपने वो जो डीफेस सर्टिफिकेट है ना उसको कंपनी को सरेंडर कर दिया, तो आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा। दोस्तों याद रखना, लॉस्ट के केस में सरेंडर करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, लेकिन डीफेस्ड के केस में सरेंडर करना बहुत जरूरी होता है, वरना तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे? दो दो शेयर सर्टिफिकेट हो जाएंगे। अब सर कैसे इशू करेगा, क्या करेगा, वो सारा प्रिस्क्राइब्ड है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। और अगर डिपॉजिटरी में अगर आप शेयर होल्ड करते हो ना, तो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में जो बेनिफिशियल ओनर का नाम है वो प्राइमा फेसी एविडेंस हो जाएगा टाइटल का। मतलब क्या सर? अगर मैं रिलायंस का शेयर होल्ड करता हूं डीमैट अकाउंट में, तो जो बेनिफिट, जो एनएसडीएल है, जो क्या है, जो डिपॉजिटरी है, उसके रजिस्टर में मेरा नाम दिख रहा है ना अगर, तो ये मान लिया जाएगा शेयर्स मेरे हैं। अगर आपने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर दिया विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड, आप धोखाधड़ी करने के लिए, आप अगर धोखा देने के लिए क्या कर रहे हो, अगर आप डिफ्रॉड करने के लिए अगर आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, तो कंपनी को फाइन लगेगा मिनिमम कितना? नॉट लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन्वॉल्व्ड, अप टू 10 टाइम्स और 10 करोड़ विचएवर इज हायर। सर मिनिमम क्या है? 5 टाइम्स, और मैक्सिमम क्या है? 10 टाइम्स और 10 करोड़ विचएवर इज हायर। अब सर ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 447 की लायबिलिटी लगेगी, क्यों? क्योंकि उसने फ्रॉड किया है। ये हो गया सर सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। सेक्शन 47 वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स, व्हाट इज वोटिंग राइट्स सर? क्या है वोटिंग राइट्स? वोटिंग राइट्स क्या होता है सर? अगर इक्विटी शेयर कैपिटल हो आप, तो आपको वोटिंग राइट्स मिलेगा। कितना मिलेगा सर? इन प्रोपोर्शन ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड। आप कितना पेड अप इक्विटी शेयर होल्ड करते हो उसके प्रोपोर्शन में मिलेगा। एवरी मेंबर होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल शैल हैव द राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन पास बिफोर द कंपनी। हर रेजोल्यूशन में क्या करता है? इक्विटी शेयर होल्डर जो है पार्टिसिपेट करता है। उसका वोटिंग राइट कितना होता है? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। अब सर सुनो, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर होता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, उसका कहां पे वोटिंग राइट होता है? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उसका कहां पे वोटिंग राइट होता है? तो लाला उन्होंने क्या कहा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं ना, उन लोगों को सिर्फ 3 केस में पार्टिसिपेट करने मिलता है। पहला, कोई ऐसा रेजोल्यूशन है जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा उनके राइट्स को, एनी रेजोल्यूशन विच विल डायरेक्टली अफेक्ट द राइट्स ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एनी रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। एंड तीसरा, अगर आप बात कर रहे हो रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ द इक्विटी और पेड अप शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर आप प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर कैपिटल को रीपेमेंट की बात कर रहे हो, मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर कैपिटल के रीपेमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्यों हम अप्रूवल लेते हैं? क्यों लेते हैं सर? क्योंकि हमको इक्विटी शेयर होल्डर के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना चाहिए। अब तुम अचानक से अगर इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे हो, तो एक बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लेना। और सर कैसे वोट करेंगे ये लोग? इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग इन पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जितना पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में तुम्हारा होल्डिंग है, उतने प्रोपोर्शन में तुम वोट करोगे। तो सर आप समझ गए, इक्विटी शेयर होल्डर एवरी रेजोल्यूशन में वोट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर सिर्फ 3 चीजों में वोट करता है। पर भाई कोई ऐसा रेजोल्यूशन हो सकता है कि जिसमें दोनों वोट करेंगे? हाँ ऑब्वियसली, जो रेजोल्यूशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट कर रहा है उसमें इक्विटी शेयर होल्डर तो वोट करेगा ही, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर तो एवरी रेजोल्यूशन में वोट करता है। तो सर जब दोनों वोट करते हैं ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो प्रोपोर्शन है ना, उसी रेशियो में इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के वोट्स भी डिसाइड हो जाएंगे। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कितने साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दोगे, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर की तरह वोट करना शुरू कर देंगे। कितने साल तक अगर डिविडेंड नहीं दोगे? तो मैंने कहा सर, अगर 2 साल या उससे ज्यादा अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया है ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर शैल हैव द राइट टू वोट ऑन ऑल resolutions placed before the company, all resolutions placed before the company. सर सेक्शन 48 क्या है? सेक्शन 48 टॉक्स अबाउट वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट। अगर आपके पास क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी 3 क्लास के शेयर होल्डर है, और आप क्लास बी के शेयर होल्डर्स का राइट वेरी करना चाहते हो, राइट वेरी मतलब क्या सर? कम ज्यादा करना चाहते हो, तो करने के पहले उस क्लास के शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कैसे अप्रूवल लोगे सर? 2 तरीका है, 3/4 इन नॉट लेस देन 3/4 का कंसेंट ले सकते हो इन राइटिंग में, जिनको शेयर्स इशू किया उन लोगों का राइटिंग में कंसेंट ले सकते हो, या जनरल मीटिंग बुला करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा सकते हो। अगर जनरल मीटिंग नहीं बुलानी है तो रिटन कंसेंट ले लो। तो
सर आप क्या कर सकते हो, या तो रिटन कंसेंट ले सकते हो या फिर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा सकते हो। और ये कब करवा सकते हो सर वेरिएशन, अगर आपको आर्टिकल में पावर दिया गया है या मेमोरेंडम में पावर दिया गया है, और अगर दोनों ही साइलेंट है ना इसके बारे में, तो आपका जो टर्म्स ऑफ इशू था जिसके बेसिस पे आपने शेयर्स इशू किए, उसमें आपने इसको प्रोहिबिट नहीं किया, आपने ये नहीं बोला कि हम तुम्हारा राइट्स कभी नहीं चेंज करेंगे, आपने ऐसा स्पेसिफिकली प्रोहिबिट नहीं किया, तो आप वेरिएशन कर सकते हो। तो मैंने कहा सर वेरिएशन के लिए कंसेंट ऑफ 3/4 नॉट लेस देन 3/4 और स्पेशल रेजोल्यूशन में काम हो जाता है। और दूसरी तरफ मैंने क्या कहा, आपको पावर किधर से आती है, आर्टिकल मेमोरेंडम, और अगर दोनों में कुछ नहीं है, साइलेंट है अगर, तो प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए कम से कम। अब सर मेरी बात सुनो, आप कौन से शेयर होल्डर का अप्रूवल लोगे, क्लास ए बी सी, तो अगर बी का राइट्स ऑल्टर कर रहे हो तो बी का अप्रूवल लोगे, लेकिन अगर आप बी का ऑल्टर कर रहे हो और उससे क्लास ए के शेयर होल्डर्स भी इंपैक्ट हो रहे हैं ना, तो क्लास ए के शेयर होल्डर से भी आप रिटन कंसेंट लोगे बाय नॉट लेस देन 3/4 ऑफ दैट क्लास ऑफ शेयर होल्डर। मतलब सर यूं तो आप सिर्फ क्लास बी के शेयर होल्डर से पूछोगे, लेकिन अगर क्लास ए वाले भी इंपैक्ट हो रहे हैं तो उनका भी आपको क्या लेना पड़ेगा, उनका भी आपको क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, उनका भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब सर सुनो, अब सर सुनो, अब सर सुनो, रेजिस्टेंस टू सच वेरिएशन मतलब क्या सर, अगर जो लोग कंसेंट दे रहे हैं 3/4 लोग कंसेंट दे दिए, लेकिन 3/4 से ज्यादा मतलब क्या 80%, 85%, 90% कुछ भी हो सकता है, पर कुछ लोग तो है ना सर जो नाराज है, तो अगर जो लोग नाराज हैं, अगर वो नॉट लेस देन 10% अगर मिल करके नॉट लेस देन 10% ऑफ व्हाट इशूड क्लास ऑफ शेयर्स, मतलब टोटल जितना आपने इशू किया है उसके 10% या उससे ज्यादा क्या करते हैं, दे डिड नॉट कंसेंट टू सच वेरिएशन, they did not consent to such variation, they may apply to whom tribunal for getting the variation cancelled, कि भाई कोई वेरिएशन नहीं होगा, कैंसिल करो इसको पोपटलाल जैसे। और अगर एप्लीकेशन उन्होंने कर दिया ना, तो वेरिएशन तब तक इफेक्ट नहीं होगा जब तक ट्राइब्यूनल का आंसर नहीं आ जाता, और ट्राइब्यूनल जो भी आंसर देगा वो फाइनली बाइंडिंग होगा शेयर होल्डर्स पे भी और कंपनी पे भी। अब सर सुनो, ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन कब दोगे, जिस दिन रेजोल्यूशन पास होता है उसके 21 डेज के अंदर अंदर आप ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे दोगे, और ट्राइब्यूनल का जो भी ऑर्डर आएगा ना दोस्त, उसको आरओसी को पहुंचा देना। आंख बंद करके बोलो कितने दिन के अंदर आरओसी को चीजें पहुंचा देने की, 30 दिन के अंदर आरओसी को चीजें पहुंचा देने की। सर ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 48 क्या बोल रहा है, वेरिएशन ऑफ राइट ऑफ अ शेयर होल्डर। सर सुनो, अगर क्लास ए क्लास बी क्लास सी अलग अलग 3 क्लास में शेयर होल्डर है, किसी भी क्लास का राइट्स वेरी करा जा सकता है। कैसे करोगे, आप कंसेंट लोगे नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स का, और स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ अ जनरल मीटिंग। अब सर अगर आपको ये पावर कहां से आएगा, आर्टिकल या मेमोरेंडम में पावर होना चाहिए, अगर नहीं है तो जो आपका टर्म्स ऑफ इशू है ना जिसपे आपने वो शेयर्स इशू किए थे उस पर प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, तो भी मान लिया जाएगा पावर है। अगर सर वो वेरिएशन करने से कोई और क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स भी अफेक्ट होते हैं तो उनका भी आपको 3/4 नॉट लेस देन 3/4 का क्या लेना पड़ेगा, रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा। अब सर सुनो, अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो जो रेजिस्टेंस आ रहा है तो 10% ऑफ इशूड शेयर्स जो है वो चले जाएंगे ट्रिब्यूनल के पास, ट्राइब्यूनल कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। ट्राइब्यूनल के पास कितने दिन के अंदर जाएंगे, 21 डेज के अंदर, जिस दिन आपका रेजोल्यूशन पास होता है। सर बहुत यूनिक नंबर ऑफ डेज है, 21 डेज के अंदर, सर बहुत यूनिक है। कैंसिल करवाना है, ठीक है जाओ ट्राइब्यूनल के पास, कितने दिन के अंदर, बोले 30 नहीं, मजा नहीं आ रहा, 21 लिख देते, ठीक है। चलो सर, हाँ प्रशांत वही होता है बेटा, सेपरेट मीटिंग मतलब क्या, तुम रोड पे बैठ के मीटिंग करोगे, वो जनरल मीटिंग ही होता है बेटा। शगुन का 21 रुपया। ओके सर, ओके सर। सेक्शन 49 क्या है सर, कॉल्स ऑन शेयर्स टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। क्लास ए क्लास बी क्लास सी शेयर्स है, क्लास बी जो है अगर पार्टली पेड अप शेयर्स है, और अगर आप क्लास बी के शेयर होल्डर से पैसा मंगवा रहे हो तो क्लास बी के सारे शेयर होल्डर से पैसा मंगवाओगे यूनिफॉर्म बेसिस पे, आप इंपार्शियलिटी नहीं करोगे, पार्शियलिटी नहीं करोगे। सेक्शन 50 क्या है सर, अगर आपको कोई पैसा कॉल्स एंड एडवांस में मिल गया, मतलब क्या सर, अगर आपको अनपेड शेयर कैपिटल है, मतलब जो आपको पैसा आपने कॉल नहीं किया पर फिर भी आपको पैसा आ गया, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो सर, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। हाँ, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर नहीं है ना भाई, तो तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। कंपनी में इफ द आर्टिकल प्रोवाइड्स यू कैन एक्सेप्ट इट, अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। अब सर, अब जो मेंबर होता है ना जिसने एडवांस में पैसा दे दिया, वो पैसों के लिए, वो वोटिंग राइट्स के लिए या डिविडेंड किसी चीज के लिए एलिजिबल नहीं होता है। सर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन द पोर्शन ऑफ अमाउंट पेड अप, सर डिविडेंड कौन सा अमाउंट पे मिलता है, नॉमिनल वैल्यू की पेड अप शेयर कैपिटल, मेरे को बताओ डिविडेंड कौन सा अमाउंट पे मिलता है, नॉमिनल वैल्यू की पेड अप शेयर कैपिटल। तो मैंने कहा सर डिविडेंड जो है ना वो मिलता है पेड अप शेयर कैपिटल पे, है ना, डिविडेंड जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल पे मिलता है, करेक्ट ना। हाँ है,
सर क्या लिखा है, कंपनी जो है ना, अगर आर्टिकल उसको ऑथराइज करता है तो वो डिविडेंड पे करते हैं इन प्रोपोर्शन टू पेड अप कैपिटल ऑफ ईच शेयर, अदरवाइज जनरली डिविडेंड इज पेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। सर क्या डिविडेंड जो है वो आप एडवांस मनी पे भी पे करोगे? आप जो डिविडेंड है वो एडवांस मनी पे भी पे करोगे? नहीं सर, डिविडेंड एडवांस मनी पे नहीं होगा। अगर एडवांस मनी पे कुछ पे होगा तो वो एट बेस्ट क्या पे होगा? एट बेस्ट इंटरेस्ट पे होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पे होगा। सेक्शन 52 सुपर इंपॉर्टेंट गाइस। व्हाट इज सेक्शन 52? सेक्शन 52 टॉक्स अबाउट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं प्रीमियम पे, प्रीमियम मतलब क्या सर? जो आपका इशू प्राइस है दैट इज मोर देन योर नॉमिनल वैल्यू, तो सर आप क्या करोगे? सुनो ना, यू विल ट्रांसफर एन अमाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे सर? जो जितना आपने शेयर्स इशू किया है ना प्रीमियम पे, उतने शेयर्स का जो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू सर अगर आपने सिक्योरिटीज को प्रीमियम पे इशू किया है तो इशू प्राइस माइनस जो नॉमिनल वैल्यू होता है वो प्रीमियम होता है। तो जितना प्रीमियम अमाउंट होता है ना, उसको आप क्या करोगे? उसको आप कहां ट्रांसफर करोगे? एक्सेस अमाउंट को कहां ट्रांसफर करोगे? आप एसपी अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अब सर सुनो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज करने के 5 तरीके हैं। अगर ये 5 तरीके से यूज करोगे तो चंगा, वेरी गुड। पर अगर ये 5 तरीके के अलावा कोई और तरीके से अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज करोगे तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को वही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल में ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैंने कहा सर क्या है वो 5 तरीके? सुनो मेरी बात, क्या है वो 5 तरीके? पहला, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने के काम आ जाता है। दूसरा, अगर आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कोई किया है तो उसको राइट ऑफ करने के काम आता है। तीसरा, अगर आपने कोई पहले इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स किया है तो उस पे एक्सपेंसेस हो गया, कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, पुराना कोई अगर है तो उसको राइट ऑफ करने के काम आता है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के काम आता है और बायबैक करने के काम आता है अंडर सेक्शन 68। ये 5 एप्लीकेशन है किसके? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के। पर दोस्तों कुछ प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज है, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज है जो अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है सेक्शन 133 के कंप्लायंस में बनाते हैं तो उनका सिक्योरिटीज प्रीमियम फिर 5 नहीं 3 चीजों के लिए काम आता है। उसमें सेकंड और फोर्थ जो काम था, सेकंड काम क्या था सर? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का राइट ऑफ, और फोर्थ काम क्या था? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये दोनों में काम नहीं आता, बाकी सारे काम, बाकी तीनों के लिए काम आता है। क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सर बोनस मांगने गया तो कंपनी को मैंने बोला बोनस दे दो, खर्चा करना है, तो कंपनी ने बोला बोनस नहीं, अभी रिडेम्पशन करना है और बायबैक करना है, तो अभी बोनस नहीं दे पाएंगे। कंपनी को हमने बोला बोनस दे दो, खर्चा करना है थोड़ा सा, तो कहते हैं बोनस नहीं दे पाएंगे, रिडेम्पशन और बायबैक करना है। ओके गाइस, अपन उसमें घुसेंगे नहीं प्रशांत, मैं घुस के आपको समझा सकता हूं वो कि क्यों ये प्रोविजन बना है। उसमें अच्छे अच्छे कंपनीज नहीं है, मैं आपको बता देता हूं बाय द वे, पर कोई बात नहीं। सुनो सर, सेक्शन 53, सेक्शन 53 क्या है? प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट, शेयर सेट डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट पे अगर आप शेयर इशू करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? नहीं सर, डिस्काउंट पे शेयर इशू करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे वॉइड। पर सर एक एक्सेप्शन तो हमेशा आ ही जाता है कि अगर आप अपने क्रेडिटर से जिससे आपने लोन डेट ले रखा है उसको अगर आप शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो और उसको कन्वर्ट करने के लिए अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो, और सर कन्वर्जन क्यों हो रहा है? किसी रेजोल्यूशन प्लान के वजह से या किसी डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के वजह से, तो उस कन्वर्जन में जो शेयर्स है वो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। मैंने क्या कहा सर? आपने डेट ले रखा है किसी क्रेडिटर से, आपने डेट ले रखा है, अब उस डेट का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो उसका शेयर्स में कन्वर्जन हो रहा है। क्यों कन्वर्जन हो रहा है? क्योंकि आपने कोई रेजोल्यूशन प्लान बनवाया है या कोई डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम बनी है, उसके तहत अगर कन्वर्जन हो रहा है और उसमें अगर डिस्काउंट पे अगर आप शेयर्स दे रहे हो तो कोई वांदा नहीं है, बिल्कुल दे सकते हो। अब सर अगर आपने डिफॉल्ट किया है, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, अगर आपने डिफॉल्ट किया है, डिस्काउंट पे इशू कर दिया, तो आपको जितना पैसा आपने रेज किया था उतने तक का फाइन और 5 लाख रुपीस विच एवर इज लेस, मतलब सर 5 लाख रुपए तक की फाइन लगेगी, भले तुम 10 करोड़ रुपए का शेयर्स डिस्काउंट पे क्यों ना इशू कर दो। और साथ में आपको पैसे रिफंड तो करने पड़ेंगे, साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर? 12% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर पिछले चैप्टर में हमारा 15% एक जगह आया था, पिछले चैप्टर में हमारा 15% एक जगह आया था, किधर आया था सर? किधर आया था सर? 15% पब्लिक ऑफर का पैसा अगर आपने अलॉट नहीं किया तो 15 दिन के अंदर रिफंड कर देना, नहीं रिफंड करोगे तो 15% पे इंटरेस्ट लग जाएगा। अब से मेरी बात सुनो, सेक्शन 53 यूं तो कहता है कि भाई तुम डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकते, पर सेक्शन 53 के स्टार्ट पे ये लिखते हैं एक्सेप्ट एज अंडर सेक्शन 54। मतलब क्या सर? जैसा 54 में लिखा है उसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हो ना, 54 में जो लिखा है उसके अलावा डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो वो वॉइड हो जाएगा। तो सर 54 में क्या लिखा है? 54 टॉक्स अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन कॉन्सेप्ट कॉल्ड है स्वेट इक्विटी शेयर। व्हाट आर स्वेट इक्विटी शेयर्स? व्हाट आर स्वेट इक्विटी शेयर्स? स्वेट इक्विटी
shares are basically shares which are issued to the directors or employees of the company at a discount or for consideration other than cash. आप उनसे पैसा ले रहे हो या पैसे के अलावा कोई और कंसिडरेशन ले रहे हो पर एट अ डिस्काउंट इशू कर रहे हो फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन. क्या नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वैल्यू एडिशन, ये सब करने के लिए आप बदले में उनको शेयर्स डिस्काउंट पे या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू कर रहे हो. किनको सर? अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय को. तो उसको कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर. सर प्रोविजन क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर अगर इशू करना है ना तो सबसे पहले तो 3 कंडीशन का कंप्लायंस करो. सबसे पहला तो स्पेशल रेजोल्यूशन से ऑथराइज होना चाहिए. सबसे पहला, उससे भी पहला एक कंडीशन बताता हूं. जो इक्विटी शेयर ऑलरेडी इशू हो रखा है ना, उसी क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स का आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो. मतलब क्या? नया क्लास ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं बना सकते. कोई इक्विटी शेयर अगर इशू हो रखा है उसी का स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो. अब सर उसके बाद आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और रेजोल्यूशन में आपको बताना पड़ेगा कि मैं कितना शेयर स्वेट इक्विटी में दे रहा हूं, करंट मार्केट प्राइस क्या है शेयर्स का, क्या कंसिडरेशन मेरे को मिल रहा है अगर मिल रहा है तो, और मैं किसको इशू कर रहा हूं, ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी. अब सर अगर आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड है, सेबी का रेगुलेशन कंप्लाई कर लेना, और अगर लिस्टेड नहीं है तो हमारे इस एक्ट के रूल्स का कंप्लायंस कर लेना. ये मैं बहुत बार बोलूंगा. अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी, और अगर अनलिस्टेड है तो आप क्या करोगे? आप हमारे कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करोगे. अब सर ये जो आप, मैंने कहा एक इक्विटी शेयर जो इशू है उसी क्लास का आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करोगे. तो जो वो इशू करोगे ना, ये दोनों के जो राइट्स है, लिमिटेशंस है, प्रोविजंस है, सारे के सारे जो है वो एक बराबर होंगे और ये दोनों पारी पासू रैंक करेंगे, मतलब एट पार रैंक करेंगे कल को जब वाइंडिंग अप वगैरह हो जाएगा. अब सर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स के पॉइंट्स क्या है? सुन लो मेरी बात. सबसे पहला इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय का डेफिनेशन. आप लोगों को क्या मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ. मैं थोड़ी एनर्जी बचा रहा हूं सेक्शन 62 64 वगैरह के लिए. आप लोगों को आवाज क्लियरली आ रही है? ठीक है सर. सुनो अब सर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स में मेरी बात सुनो. इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स में परमानेंट एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय मतलब सर एक परमानेंट एम्प्लॉय जो उस कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय है, भले इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो. पहला हो गया डायरेक्ट एम्प्लॉय, दूसरा हो गया डायरेक्टर, और तीसरा क्या हो जाता है? होल्डिंग और सब्सिडरी का भी एम्प्लॉय और डायरेक्टर. तो एम्प्लॉय क्या हो गया? परमानेंट एम्प्लॉय. डायरेक्टर मतलब क्या सर? डायरेक्टर कंपनी का, भले वो होल टाइम हो या होल टाइम नहीं हो, कोई भी हो, वो डायरेक्टर भी आपका एम्प्लॉय माना जाएगा. और तीसरा, यही जो एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स आपके होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के भी है ना, उनको भी एम्प्लॉय का डेफिनेशन में लिया जाएगा. मतलब आप इन लोगों को क्या है? इन लोगों को स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो. सर वैल्यू एडिशन मतलब क्या होता है? सर आप लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, कोई ऐसी चीज दे रहे हो कंपनी का जिससे कंपनी का फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा. देयर इज एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड बाय द कंपनी इन फ्यूचर. ठीक है. अब सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कहा एसआर पास करना होगा आपको. तो जो स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास करोगे उसकी वैलिडिटी क्या होगी? जो एसआर पास करोगे आप, वो उसकी वैलिडिटी क्या होगी? जिस दिन आपने एसआर पास किया उसके 12 महीने के अंदर अंदर, विद इन 12 मंथ्स, यू विल हैव टू डू व्हाट? यू विल हैव टू अलॉट द स्वेट इक्विटी शेयर्स. यू विल हैव टू डू व्हाट? यू विल हैव टू अलॉट द स्वेट इक्विटी शेयर्स. सर मैक्सिमम साइज क्या होगा आपके इक्विटी शेयर्स का? मैक्सिमम साइज क्या होगा आपके इक्विटी शेयर्स का? अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना. सबसे पहले तो हमने लिमिट बोला 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल और 5 करोड़ रुपीस विच एवर इज हायर जो होगा आपका लिमिट हो जाएगा. क्या कहा मैंने? 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगा. अब ये लिमिट में कभी कभी 5, अच्छा मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा. 15% और 5 करोड़ विच एवर इज हायर. अब सर दूसरा लिमिट एक और चेक करना पड़ेगा. किसी भी हालत में इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर विल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एट एनी टाइम. कभी भी आप अपना इक्विटी शेयर कैपिटल देखोगे ना, उसके 25% से ज्यादा आपका स्वेट इक्विटी शेयर नहीं होना चाहिए. और सर अगर स्टार्टअप है ना, तो स्टार्टअप के लिए हमने यही परसेंट जो है वो 50% कर दिया फॉर 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जिस दिन आपने इनकॉर्पोरेट किया उसके 10 इयर्स के अंदर. सर ये तीनों चीजें प्लीज याद कर लो यार, मेरी बात सुनो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला लिमिट क्या है? 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और इशू प्राइस ऑफ 5 करोड़ विच एवर इज हायर. 15% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एग्जिस्टिंग, इससे ज्यादा नहीं इशू कर सकते किसी भी हालत में. 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता है एट एनी टाइम. और जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखा. क्यों? बोले मा लाइफ मा रूल्स, मा लाइफ मा रूल्स, आई विल नॉट राइट. तो सर पेड अप कैपिटल का 50% से ज्यादा जो है, 50% से ज्यादा जो है इन्होंने अलाउ कर, 50% तक अलाउ कर दिया इन्होंने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 10 साल तक लेकर के. सर लॉक इन पीरियड जो है वो कितने साल का है? 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. सर अगर एक क्वेश्चन था, अगर आपके शेयर होल्डर्स, अगर आपकी कंपनी चाहती है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर है उसमें हम लॉक इन 3 साल का नहीं 5 साल का लगाते, क्या वो लगा सकते हैं? सर लॉ ने ये मिनिमम या मैक्सिमम नहीं बताया, लॉ ने फिक्स्ड बताया कि लॉक इन पीरियड जो होता है वो 3 साल का होता है. इशू प्राइस क्या होगा? सर इशू प्राइस रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिटरमाइन करेगा वैल्यूएशन करके. सर बुक्स में क्या ट्रीटमेंट करोगे? जो आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया उसका बुक में क्या ट्रीटमेंट करोगे? अगर बदले में जो कंसिडरेशन आपको आया है वो डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल असेट्स है तो आप उसको बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर दो. लेकिन जो पैसा आपको जो वापस आया है वो असेट नहीं है,
तो आप उसको एक्सपेंस आउट करके खत्म करो, इसको कहते हैं सर कंसिडर इसका एडजस्टमेंट इन द बुक्स। सर बोर्ड रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमने स्वेट इक्विटी शेयर दिया है, और आपको फॉर्म SH3 फाइल करना पड़ेगा और उसको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा। सर ये क्या है, ये स्वेट इक्विटी शेयर्स के पॉइंट्स है सर, क्या क्या है याद कर लो। रेजोल्यूशन जो पास करोगे वो 12 महीने वैलिड रहेगा। मैक्सिमम लिमिट क्या है, 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ रुपीस विचएवर इज हायर, और उसके बाद 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप में हमने 50% ऑफ पेड अप इक्विटी नहीं, पेड अप कैपिटल पे हमने दिया है 50% ऑफ पेड अप कैपिटल तक आप इशू कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं इशू कर सकते हो। उसके बाद सर लॉक इन पीरियड जो है, वो जो लॉक इन पीरियड जो है वो 3 साल का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ अलॉटमेंट से 3 साल का रहेगा। इशू प्राइस जो है रजिस्टर्ड वैल्यू डिसाइड करेगा। नॉन बुक्स में एडजस्टमेंट क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। बोर्ड में डिस्क्लोजर देना, और SH3 एक फॉर्म आया जिंदगी में जिसमें आप क्या दिखाओगे, आप एक रजिस्टर मेंटेन करोगे, रजिस्टर में स्वेट इक्विटी शेयर का पूरा डिटेल दिखाओगे SH3 फॉर्म में। अब सर सेक्शन 55 वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सर ये चैप्टर में सारे ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्लास में मार्क करवा दिया था क्या क्या सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 55 क्या है सर, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मेरी बात सुनना, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते। पहले हमने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप क्या होते हैं, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव और रिडीमेबल, इररिडीमेबल। तो इररिडीमेबल तो इशू हो ही नहीं सकता, आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू कर सकते हो, इररिडीमेबल तो बिल्कुल भी नहीं इशू कर सकते। अब रिडीमेबल भी इशू करने के लिए ना आपको आर्टिकल में ऑथराइजेशन चाहिए होता है, और आर्टिकल में ऑथराइजेशन के बाद भी जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है उसका पीरियड कितना होता है, कितने साल के लिए इशू कर सकते हो आप, 20 ईयर्स से ज्यादा के लिए नहीं इशू कर सकते, अप टू 20 ईयर्स के लिए इशू कर सकते हो। पर सर अगर एक कंपनी एंगेज्ड है इन सेटिंग अप एंड डीलिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, सेटिंग अप एंड डीलिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, सेटिंग अप एंड डीलिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, they can issue preference shares which exceeds 20 years but which is less than 30 years का limit. But you will have to make sure that minimum 10% of the preference shares is redeemed after 21st at the 21st year at the option of shareholder। मतलब क्या सर, आपका 20 साल के बाद 21, 22, 23 हर साल क्या हो रहा है, 10% जो है आप रिडीम कर रहे हो एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर। आप शेयर होल्डर को ऑप्शन दे रहे हो, आप खुद से नहीं कर रहे हो, शेयर होल्डर को ऑप्शन दे रहे हो, अगर वो मान रहे हो तो आप रिडीम कर दे रहे हो। ये क्या है सर, सेटिंग अप एंड डीलिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो कंपनीज इन्वॉल्व है उनको 20 साल से ज्यादा लेकिन 30 साल तक का हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करने का टाइम दिया है। अब सर सुनो, रिडेम्पशन, अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो तो रिडेम्पशन की भी बात करोगे। रिडेम्पशन दो सोर्स से हो सकता है, दो सोर्स से रिडेम्पशन हो सकता है, प्रॉफिट से जो आपने प्रॉफिट कमाया कंपनी में, या प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू, आपने कोई फ्रेश इशू किया और उस पैसों से आपने रिडेम्पशन कर दिया, तो एक प्रॉफिट से हो सकता है, एक फ्रेश इशू से हो सकता है। सर सबसे पहले तो ये बात बना लो कि फुल्ली पेड अप शेयर्स सर रिडीम होते हैं, उसके अलावा कोई भी शेयर्स और रिडीम नहीं होता है। और सर अगर आपने प्रॉफिट से शेयर को रिडीम किया ना, अगर प्रॉफिट से शेयर को रिडीम किया ना, तो भाई तुमको ना नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड आपको भेजना पड़ेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। कहां भेजना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में भेजना पड़ेगा। और ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को भी ना आप सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, क्या के लिए, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। अगर आप उसके अलावा कोई और पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे हो ना, तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल वाला जो प्रोविजन है जो सेक्शन 66 में है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर अब सर बात ये आती है कि जब आप रिडेम्पशन करते हो, एक सेकेंड, बात ये आती है कि जब आप रिडेम्पशन करते हो, जब आप रिडेम्पशन करते हो तो रिडेम्पशन में क्या होता है, जब आप रिडेम्पशन करते हो तो रिडेम्पशन में आपको पैसे देने होते हैं। तो जब प्रीमियम पे रिडेम्पशन करते हो तो प्रीमियम का पैसा कहां से आएगा, तो सर लॉ ने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। जो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज है ना, जो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज है जो सेक्शन 133 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लाइंस कर रही है, उनको जो प्रीमियम का पैसा है ना वो प्रॉफिट से ही देना पड़ेगा। उनके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं। क्यों सर, क्योंकि याद करो सेक्शन 52 में इन्हीं कंपनीज के लिए हमने क्या बोला था, जो 5 यूज होता है ना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का, उसको 3 कर देंगे। तो इन लोगों को प्रॉफिट से ही देना पड़ेगा, और जो बाकी क्लास ऑफ कंपनीज है वो प्रॉफिट से भी दे सकते हैं, और वो अगर चाहे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से भी दे सकते हैं। अब सर रिडेम्पशन कर रहे हो अगर प्रेफरेंस शेयर्स का, तो कैसे करोगे, आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइजेशन होना चाहिए टू इशू प्रेफरेंस शेयर्स। पर उसको आप कैसे इशू करोगे, सर मैं रिडेम्पशन नहीं इशू की बात कर रहा हूं, आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, देयर इज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन रिडेम्पशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर और डिविडेंड। आपका कोई अभी वाले प्रेफरेंस शेयर का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तब जाके नया इशू करोगे ना। और उसके बाद सर आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें आप अपने प्रेफरेंस शेयर का सारा डिटेल रखोगे। और सर सुनो, अगर आप अपने शेयर्स को लिस्टिंग करवाना चाहते हो तो सेबी रेगुलेशन का कंप्लाइंस कर लेना, नहीं तो हम तो हैं ही। और सर ये जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि
आप एकदम फिक्स्ड पीरियड दो, आपके पास तीन ऑप्शन है, एट एनी फिक्स टाइम आप डिसाइड कर सकते हो कभी भी हम रिडीम करेंगे, एट द टाइम ऑफ द कंपनीज ऑप्शन या शेयर होल्डर ऑप्शन, इसको कहते हैं सर ऑप्शनल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब शेयर, अगर कंपनी के पास पैसा आ गया तो कंपनी बोलेगा मैं अभी रिटर्न कर देता हूं, या शेयर होल्डर को पैसों की जरूरत पड़ गई तो शेयर होल्डर भी पैसे मांग सकते हैं। तो इस तरीके से सर बहुत ऑप्शंस होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में। क्या कहा सर मैंने अभी तक आपको, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक तो इररिडीमेबल बनते ही नहीं है, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल ही बनते हैं। दूसरा मैंने कहा 20 साल तक का होता है, 20 साल से ज्यादा अगर करना है एक ही केस है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील करते हो तो 20 साल से ज्यादा 30 साल से कम का आप क्या कर सकते हो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो। उसके बाद मैंने कहा आपको एओए में ऑथराइजेशन लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, और कोई सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में और डिविडेंड में, तब जाके आप शेयर्स इशू कर सकते हो। इशू करने के बाद रिडीम करोगे, रिडीम प्रॉफिट से कर सकते हो या रिडीम एसपीए से कर सकते हो, प्रोसीड से कर सकते हो। अगर प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हो ना, तो आपको कैपिटल रिजर्व, रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। अब सर सुनो, वेयर दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कंपनी, वेयर द कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे द प्रेफरेंस शेयर्स और टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स और पे द डिविडेंड देयर ऑन, अगर कंपनी के पास पैसे ही नहीं है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जाके हाथ जोड़ेगी और बोलेगी मालिक पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए, प्लीज मेरे को 1 साल का, 10 साल का, 15 साल का एक्सटेंशन दे दो। अब सर ये कैसे बोलेगी कंपनी, कंपनी इसको कैसा दिखाएगी कि हम एक फ्रेश प्रेफरेंस शेयर्स इशू करवा रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग है उसको रिडीम कर दे रहे हैं, इस तरह दिखाएगी बुक्स में। कैसे सर, आप क्या करोगे, आप कंसेंट ले लो 3/4 इन वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितने का सर, 3/4 इन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कंसेंट लेकर के ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे दो टू इशू फर्दर रिडीमेबल शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब सर मान लो आपको 100 करोड़ का रिडेम्पशन करना था और 100 करोड़ में आपको 20 करोड़ का प्रॉफिट भी देना था, तो 120 करोड़ आपको देना है, आपके पास पैसे नहीं है तो आप 120 करोड़ का फ्रेश इशू दिखाओ, पर सर वो आप एक्चुअल में इशू कर नहीं रहे हो, जिनका पैसा ऑलरेडी ले रखा है ना उसी को अपने पास रख करके कंटिन्यू कर रहे हो। और सर सुनो, ट्राइब्यूनल जब ऐसा ऑर्डर दे रहे हैं ना सर, एक तो जब ऐसा इशू हो जाता है ना तो जो अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको डीम्ड रिडीम्ड मान लिया जाएगा, मतलब मान लेंगे उसको रिडीम हो गया और नया प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास आ गया। अब सर मेरी बात सुनो, अगर ट्राइब्यूनल को ये लगता है ना, ट्राइब्यूनल को लगता है कि रिडेम्पशन के वक्त कोई नाराज फूफा है, नाराज फूफा मतलब क्या सर, वो लोगों ने जिन्होंने अपना अप्रूवल नहीं दिया था, तो ट्राइब्यूनल उनके लिए एक प्रोविजन बनाएगा कि उनको रिडेम्पशन फोर्थविथ कर दो, मतलब उनको तुरंत उनके पैसे वापस कर दिए जाए जो भी उनके प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे थे। और सर इशू और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉट इक्वल टू रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, इसको रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के बराबर नहीं माना जाता है। अब सर कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट में भी अप्लाइड फॉर क्या काम के लिए यूज होता है सर, सिर्फ बोनस शेयर्स के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है, आपने देख लिया ना, रिडेम्पशन इन प्रेफरेंस शेयर्स को क्या नहीं मानोगे आप, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल नहीं मानोगे। क्यों सर, क्योंकि अगर ये नहीं लिखते ना तो हम मानने लग जाते शायद, तो इन्होंने अलग से लिख करके प्रोविजन बता दिया कि नहीं मानेंगे, हम इसको रिडक्शन इन शेयर कैपिटल वाला प्रोविजन लगाएंगे ही नहीं। अब सर मेरे को एक बात बताओ, अगर एक कंपनी है उसने 100 करोड़ का उसने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया था, अब वो 100 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स का 120 करोड़ रिडीम कर रही है, ठीक है, प्रीमियम पर रिडीम कर रही है। अब मेरे को बताओ ये जो रिडेम्पशन है इन्होंने कहां से किया, इन्होंने किया फ्रेश इशू से, ठीक है। मेरे को बताओ फ्रेश इशू करके इन्होंने पैसा है और उससे रिडीम कर दिया, मेरे को बताओ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, 100 करोड़ जो नॉमिनल वैल्यू था कि 120 करोड़ जो आपका रिडीम्ड वैल्यू था, कितना जाएगा, 100 करोड़ की 120 करोड़, 100 करोड़ की 120 करोड़ कितना जाएगा सर, बताओ ना, 100 करोड़ की 120 करोड़। सर द आंसर इज जीरो। क्यों सर, क्योंकि फ्रेश इशू से अगर आप रिडीम करते हो ना तो कोई पैसे नहीं जाते, अगर आप प्रॉफिट से रिडीम करते हो ना तभी पैसे जाते हैं, फ्रेश इशू से कोई पैसे नहीं जाते हैं। गुड, तुम लोगों को आता था, मेरे को लगा फंस जाओगे तुम, मेरे को लगा भूल जाओगे तुम, फंस जाओगे, नहीं पर तुमको याद है, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू सर। अब सर 56 से 59 जो है वो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन की बात करता है, बहुत आसान प्रोविजन है सर। ट्रांसफर मतलब क्या, आपने वॉलंटरीली अपने इच्छा से अगर ए ने बी को शेयर्स ट्रांसफर किए, सर अगर ए बी को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो ए और बी को क्या एंटर करना पड़ेगा, एक ट्रांसफर डीड में एंटर करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट में एंटर करना पड़ेगा। वो इंस्ट्रूमेंट जो है ना सर फॉर्म SH4 में होता है, कौन से फॉर्म में होता है कहो, SH4 वो SH4 में वो फॉर्म होता है, एक गाना था क्रेजी 4, जाने दो, वापस आ जाओ शुभम, वापस, हाँ वापस आ गया। सुनो सर, मैं कह रहा हूं कि जब ट्रांसफर होता है ए से बी को, तो ए और बी के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है तो दोनों एक ट्रांसफर डीड बनाते हैं जिसको कहते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर में दोनों साइन करते हैं, इसको स्टैम्प करते हैं, डेट डालते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, स्टैम्प डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड होता है। अब सर इसमें ना जब ट्रांसफर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कर रहा है तो वो ट्रांसफरी का नाम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन बताएगा, और उसके बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसको ट्रांसफरर या ट्रांसफरी दोनों में से कोई भी जो है कंपनी को डिलीवर कर देगा विद इन 60 डेज ऑफ द एग्जीक्यूशन देयर ऑफ, कि भाई जिस दिन साइन किया उसके 60 दिन के अंदर आप डिलीवर कर दो, और उसके साथ साथ उस ट्रांसफर डीड के साथ साथ आप एक शेयर सर्टिफिकेट
या अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो होता है उसको अटैच करके क्या कर दो, लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो होता है उसको अटैच करके किसको भेज दो, कंपनी को, ताकि कंपनी ये ट्रांसफर को रजिस्टर कर ले। सर अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो आप क्या अटैच करते हो, लेटर ऑफ अलॉटमेंट अटैच करते हो। सर तो मैंने क्या कहा, एक ट्रांसफर डीड बनाना, ट्रांसफर डीड जो होगा फॉर्म SH4 में होगा, उसको स्टैम्प डेटेड और एग्जीक्यूटेड कराना, स्टैम्प डेटेड और एग्जीक्यूटेड कराना, और उसके बाद क्या करना, उसको उसमें ट्रांसफरी का डिटेल डालना और उसको डिलीवर कर देना कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 60 डेज ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर सर आप बोल रहे हो कि जो ट्रांसफर डीड है, अगर जो आप बोल रहे हो कि ट्रांसफर डीड जो है आपने साइन वाइन जो किया था वो आपने भेजा, वो लॉस्ट हो गया है, वो डिलीवर नहीं हुआ है, किसी तरीके से कहीं भी गुम गया, और आप कंपनी को अगर प्रेशराइज कर रहे हो ना, शेयर ट्रांसफर को रजिस्टर करो, तो वो रजिस्टर कर लेगी, बट ऑन टर्म्स ऑफ सच इंडेमनिटी एज द बोर्ड में डीम फिट। मतलब कंपनी बोलेगी भाई मैं आज तो रजिस्टर कर रहा हूं, लेकिन कल को अगर कोई नुकसान हो गया तो तुम हमको भरपाई करोगे। अब सर गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट का एक पॉइंट है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में, अगर गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर ये पॉइंट क्या लिखा है सर, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर शेल नॉट बी रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट कंपनी प्रोवाइडेड दैट एन इंटीमेशन बाय ट्रांसफर स्पेसिफाइंग नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन एंड बॉन्ड सर्टिफिकेट इज डिलीवर्ड देयर टू। सर इन्होंने ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एक्सेप्शन दिया है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स के केस में, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के केस में आपको एक ट्रांसफर डीड नहीं लगेगा, अगर क्या, अगर आपने ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर करने का इंटीमेशन आपने कंपनी को दे दिया बॉन्ड सर्टिफिकेट के साथ साथ, तो आपको कोई ट्रांसफर डीड नहीं लगेगा। दिस इज एन एक्सेप्शन इन केस ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सर मैंने कहा ये तो ट्रांसफर की बात थी, दूसरी तरफ होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब क्या सर, ट्रांसमिशन मतलब समथिंग व्हिच हैपेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ की वजह से हो जाता है। मतलब क्या सर, अगर रमेश था, रमेश की डेथ हो गई तो उसका शेयर सुरेश के पास आ गया जो उसका बेटा है, तो सुरेश के पास जो शेयर्स आ जाते हैं वो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कंपनी को। तो सुरेश क्या करेगा, ही विल मेक एन इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन मतलब क्या, वो कंपनी को बोलेगा कंपनी रमेश की डेथ हो गई है तो उसकी वजह से शेयर मेरे पास आ गया है। तो ये इंटीमेशन कौन करेगा सर, ट्रांसफरर की ट्रांसफरी, ट्रांसफरर की ट्रांसफर। अरे ट्रांसफरर कर तो खुद ट्रांसफर हो गया है ना, वो कहां से करेगा, ट्रांसफर ही कर पाएगा। तो सर ये इंटीमेशन जो है वो ट्रांसफर ही करता है। अब सर कौन से केस में ट्रांसमिशन होता है, तीन केस का एग्जांपल दिया है। एक तो डेथ होता है, डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर्स ट्रांसफर होता है। इनसॉल्वेंसी के केस में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ट्रांसफर होता है। और लुनैटिक के केस में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय कोर्ट को ट्रांसफर होता है, कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटर को ट्रांसफर होता है। क्या हो गया सर, ये तीनों वो प्रोविजन हो गए जहां पे ट्रांसमिशन होते हैं यूजुअली। तो ट्रांसमिशन होता है ना सर, तो आईओटी जाता है, इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन जाता है। अब सर अगर आप समझो, अगर एक पार्टली पेड अप शेयर्स है और उसका इंटीमेशन अगर ट्रांसफरर दे रहा है, पार्टली पेड अप शेयर्स है और उसका इंटीमेशन अगर ट्रांसफरर दे रहा है ना, एप्लीकेशन अगर ट्रांसफरर दे रहा है ना, तो कंपनी अपने आप में रजिस्टर नहीं करेगी। कंपनी पहले तो एक नोटिस भेजेगी ट्रांसफरी को कि ट्रांसफरी तुम बताओ तुमको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना। अगर वो 2 हफ्ते के अंदर रिप्लाई कर देगा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तभी जाकर के ट्रांसफर रिकॉर्ड होगा। 2 हफ्ते में रिप्लाई कुछ भी नहीं करेगा ना, तो ये मान लेंगे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ट्रांसफरर अलोन अगर एप्लीकेशन दे रहा है, पार्टली पेड शेयर्स की बात हो रही है, तो कंपनी जो है नोटिस देगी किसको, ट्रांसफरी को, एंड ट्रांसफरी हैज टू गिव नो ऑब्जेक्शन विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस। जब उसको नोटिस मिला उसके बाद ही ना 2 हफ्ते शुरू होंगे, तो सर 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा, मेरे को इससे प्रॉब्लम है। अब सर सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में। ये यूजुअली बात कर रहे हैं शेयर सर्टिफिकेट्स, डिपॉजिटरी की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं शेयर सर्टिफिकेट्स जो फिजिकल फॉर्म में प्रिंट होते थे। शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये कितने दिन के अंदर डिलीवर करवाओगे सर? तो लॉ कहता है कि अगर आप सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम हो, मतलब फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर रहे हो, तो 2 महीने के अंदर कर लेना आराम से। अगर अलॉटमेंट हो रहा है शेयर्स का, फ्रेश अलॉटमेंट हो रहा है, तो आप 2 महीने के अंदर वापस कर लेना अलॉटमेंट के। अगर आप ट्रांसफर या ट्रांसमिशन की बात कर रहे हो, तो ट्रांसफर या ट्रांसमिशन रोज रोज नहीं आता भाई, इतना बड़ा काम नहीं है। तो 1 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन का जब भी तेरे को इंस्ट्रूमेंट आया, विद यू रिसीव दैट इंफॉर्मेशन, उसके 1 महीने के अंदर कर लेना। और अगर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स की बात है, डिबेंचर्स में 100 के काम करो, 100 के काम करो, तो 6 महीने तक आप रख सकते हो। 6 महीने के बाद आप डिबेंचर का ये इशू कर सकते हो। लेकिन सर ये कौन से केस में, ये उस केस में जहां पे आप फिजिकली होल्ड करते हो। अगर डिपॉजिटरी फॉर्म में है तो इमीडिएटली दे देना। डिपॉजिटरी फॉर्म में है तो इंटीमेट द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट टू डिपॉजिटरी इमीडिएटली ऑन अलॉटमेंट। सर ये क्या है, डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन में बेसिकली सर्टिफिकेट की डिलीवरी नहीं हुई थी और उस बंदे ने जाके दिल्ली के कोर्ट में केस कर दिया था। मुंबई की कंपनी थी, उस बंदे ने जाके दिल्ली के कोर्ट में कंप्लेन कर दिया था। तो मैंने आपको वहां बताया था कि अगर आप कंप्लेन कर रहे हो ना, तो आपको मुंबई में जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन अपन ने किया था। सर सुनो, अगर सर आपने, रमेश की डेथ हो गई, रमेश के शेयर सुरेश के पास चले गए, सुरेश चला गया कंपनी के पास कि शेयर्स मेरे नाम पे रजिस्टर कर लो। कंपनी ने बोला हाँ हाँ करते हैं, हमारे पास 1 महीने का टाइम है, हम करते हैं। उतने में सर सुरेश ने शेयर्स जो है आगे किसी और को चिपका दिया, किसी और को शेयर्स बेच दिया और उसने साइन कर दिया। तो क्या ये ट्रांसफर वैलिड है सर? अभी तक सुरेश के नाम पे शेयर्स आए नहीं थे, क्या ये ट्रांसफर वैलिड है? एब्सोल्युटली वैलिड है, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन, रमेश के शेयर्स जो है मेड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव सुरेश शेल इवन इफ द एलआर इज नॉट अ होल्डर देयरऑफ बी वैलिड एज इफ ही वाज होल्डर एट द टाइम
ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि वो खुद मालिक है और वो शेयर्स बेच सकता है। अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया तो आप पे 50,000 रुपए की फाइन लगेगी। पहली बार ऐसा नॉर्मल फाइन आया है सर कि अगर आपने ट्रांसफर ट्रांसमिशन का कोई डिफॉल्ट किया है तो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 50,000 रुपए, क्योंकि इतनी बड़ी गलती नहीं है। और सर आपको ना डिपॉजिटरी एक्ट के अंडर लाइबिलिटी देखनी पड़ेगी, और अगर आप डिफ्रॉड कर रहे हो तो सेक्शन 447 के लिए लाइबल होगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात क्या है सर, फोर्जरी। फोर्जरी जो होता है, अगर शेयर्स का फोर्जरी हो जाता है, शेयर्स का फोर्जरी की वजह से ट्रांसफर हो जाता है, तो वो फोर्जरी की तो कोई सैंक्टिटी नहीं है। इट इज अ नल एंड वॉइड ट्रांजैक्शन एंड इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी। अगर फोर्जरी होती है ना, मान लो ए का शेयर्स फोर्ज करके आपने बी को बेच दिया, ए का शेयर्स फोर्ज करके आपने बी को बेच दिया, तो ए विल बी एलिजिबल टू क्लेम टू रिस्टोर हिज पोजीशन। ए कंपनी को बोल सकता है कि ये कंपनी चल रिस्टोर कर मेरे नाम पे शेयर वापस। क्यों? क्योंकि फोर्जरी में एक ही कोई गलती नहीं है। अब कंपनी जब रिस्टोर करेगा तो कंपनी रिकवर किससे करेगा? कंपनी बी से रिकवर करेगा। और बी किससे रिकवर करेगा? बी जाएगा उस चोर के पास जिसने फोर्जरी की है, उस चोर के पास जिसने फोर्जरी की है। तो सर अ फोर्जरी ट्रांसफर इज अ नलिटी, मतलब उसका कोई राइट नहीं है। इट डज नॉट गिव द ट्रांसफरी एनी टाइटल ऑन द शेयर। शेयर्स का कोई ओनरशिप किसके पास नहीं जाता है? आपके फोर्जरी में नहीं जाता है। सिमिलरली एनी ट्रांसफर मेड बाय अ फोर्जरी विल आल्सो नॉट गिव अ गुड टाइटल टू द शेयर्स एज the title of the buyer is only as good as that of the seller। सर क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कुछ याद आ रहा है? कैपिटल जो बायर का टाइटल होता है ना, वो उतना ही अच्छा होता है जितना सेलर का टाइटल होता है। तो अगर सेलर का टाइटल ही डिफेक्टिव है तो बायर का टाइटल भी डिफेक्टिव हो जाता है। तो सर आप ना, जिसने फोर्जरी, जिसकी शेयर्स की फोर्जरी हुई है, ए के शेयर्स को फोर्ज करके बी को बेच दिया, तो ए को ना रिस्टोर भी हो जाएगा पोजीशन, और अगर उस बीच में कोई डिविडेंड पे हुआ है तो वो भी डिविडेंड ए क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि फोर्जरी में उसका कोई गलती नहीं है। अब सर सिमिलर टू फोर्जरी देयर इज अ प्रोविजन सेक्शन 57 व्हिच टॉक्स अबाउट पर्सोनेशन ऑफ अ शेयर होल्डर। अगर आप किसी शेयर होल्डर का बनने की कोशिश कर रहे हैं, बन करके आप उसके शेयर्स लेना चाहते हैं या उसके पैसे लेना चाहते हैं, इफ अ पर्सन डिसीटफुली मतलब धोखे से, इफ यू पर्सनेट एज ओनर ऑफ एनी सिक्योरिटी, और उससे आप क्या करते हो? आप कोशिश करते हो शेयर सर्टिफिकेट मिल जाए या कुछ पैसे मिल जाए, तो सर आपको मिला हो या ना मिला उससे फर्क नहीं पड़ता। यू विल बी पनिशेबल विद एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 1 year to 3 years एंड विद अ फाइन फ्रॉम 1 लाख to 5 लाख। क्या सर 1 साल से 3 साल का इंप्रिजनमेंट और 1 लाख से 5 लाख का फाइन, ये वापस से दोबारा भी आएगा। 1 साल से 3 साल और फाइन 1 लाख से 5 लाख, 1 साल से 3 साल 1 लाख से 5 लाख, 1 साल से 3 साल 1 लाख से 5 लाख। अब सर ये था सेक्शन 57। सेक्शन 58 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन। अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हो, क्या के लिए? अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हो किस चीज के लिए? अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हो कि भाई मेरे को ना मेरा शेयर ट्रांसफर करना है, तो क्या कंपनी राइट होल्ड करती है रेफ्यूजल का? हाँ सर, कंपनी अगर चाहे तो ट्रांसफर रेफ्यूज कर सकती है, लेकिन उसके पास रीजन होना चाहिए। तो जैसे ही कंपनी के पास इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन या इंटीमेशन ऑफ ट्रांसफर आएगा ना, जैसे ही कंपनी के पास इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन या इंटीमेशन ऑफ ट्रांसफर आएगा ना, कंपनी क्या करेगी बताओ मेरे को? कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसके 30 दिन के अंदर अंदर, अगर आप रिजेक्ट करने वाले हो ना, तो 30 दिन के अंदर अंदर एक आप नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजोगे। सर ये प्रोविजन को ना मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एक तो प्राइवेट कंपनी, दूसरी पब्लिक कंपनी। मैं अभी दोनों कंपनी के लिए बोल रहा हूं कि जब भी कंपनी के पास एक इंटीमेशन आता है कि भाई हमने शेयर्स ट्रांसफर कर दिया या ट्रांसमिशन हो गया है, आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? एक नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजना पड़ेगा ट्रांसफरर और ट्रांसफरी को कि भैया क्यों हम रिफ्यूज कर रहे हैं, और उसमें आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, आपको रीजन देना पड़ेगा। तो ये नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजना है। अब जब आप नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजोगे ना, तो प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल से आपको जम नहीं रहा है, बोले जबरदस्ती कैंसिल, मेरे को ट्रांसफर नहीं करने दे रहा है, तो आप ना अपील फाइल कर सकते हो ट्राइब्यूनल के पास। आप अपील फाइल कर सकते हो ट्राइब्यूनल के पास कितने दिन के अंदर सर? अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें ना, तो 30 डेज के अंदर, जिस दिन आपको नोटिस ऑफ रिफ्यूजल मिला उसके 30 डेज के अंदर। पर अगर आपको नोटिस ऑफ रिफ्यूजल मिला ही नहीं, तो जिस दिन आपने डिलीवर करवाया था ना, उसके 60 दिन के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो। पर सर पब्लिक कंपनी के केस में अगर आपको नोटिस ऑफ रिफ्यूजल मिल गया है तो 60 डेज में अपील फाइल करो, लेकिन अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल मिला ही नहीं है तो आप 90 डेज के अंदर अपील फाइल कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब सर मैं इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करता हूं, वो नोटिस ऑफ रिफ्यूजल देते हैं, मैं अपील फाइल करता हूं। अगर ऐसा होता है तो 30-30-30 टाइप का चलता है। पर अगर उन्होंने नोटिस ऑफ रिफ्यूजल ही नहीं दिया, तो जिस दिन मैंने उनको डिलीवर किया था ना, उस दिन से 90 डेज के अंदर मैं अपील फाइल कर दूंगा। और सर उसके बाद जब मैंने अपील फाइल कर दिया, अब जब मैंने अपील फाइल कर दिया तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा। क्या ऑर्डर देगा? वो या तो आपके अपील को डिसमिस कर देगा, या तो वो आपके अपील को डिसमिस कर देगा, या वो ऑर्डर देकर के क्या बोलेगा कि भैया जो ट्रांसफर या ट्रांसमिशन है ना उसको रजिस्टर कर, और जैसे ही ऑर्डर देगा उसको 10 दिन के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको मतलब क्या? कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। या दूसरा बोलेगा डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर एंड ऑल्सो डायरेक्ट द कंपनी टू पे डैमेजेस टू द अग्रीव पार्टी। मतलब सर वो बोलेगा अपने रजिस्टर का रेक्टिफिकेशन कर, उसमें जो भी गड़बड़ है, और किसी अग्रीव पार्टी का अगर
नुकसान हुआ है ना तो उसको डैमेजेस भी पे करने बोल सकता है कंपनी को। कौन बोल रहा है सर? ये सब ट्राइब्यूनल बोल रहा है। ट्राइब्यूनल दो ऑर्डर पास करेगा कि भैया तू रजिस्टर कर ले ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का, दूसरा अपने रेक्टिफिकेशन कर ले रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का, और तीसरा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसको पेमेंट करने का भी, लॉस के पेमेंट करने का भी बोल सकता है। कॉन्ट्रावेंशन में सर वही सेम है, 1 साल से 3 साल एंड फाइन 1 लाख से 5 लाख, ये वही है जो इसके पहले वाले सेक्शन में पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर के केस में आपका पेनल्टी था 1 साल से 3 साल 1 लाख से 5 लाख। सेक्शन 59 से रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुनना। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या होता है सर? अगर इफ विदाउट सफिशिएंट कॉज द नेम ऑफ एनी पर्सन, अगर आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम जो है वो गलत नाम एंटर किया है, या आपने नाम एंटर ही नहीं किया, या फिर एंटर करने में हटाने में आप अननेसेसरी डिले कर रहे हो, या तो आपने नाम गलत एंटर किया है, या नाम एंटर ही नहीं किया है, या हटाने में या ऐड करने में आप अननेसेसरी डिले कर रहे हो, तो अग्रीव पर्सन जो है ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देगा या किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट को एप्लीकेशन देगा। अगर फॉरेन मेंबर्स की बात हो रही है, मतलब सर अगर इंडिया में रिलायंस का शेयर कोई फॉरेन मेंबर होल्ड करता है तो वो फॉरेन मेंबर बाहर के कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन दे सकता है। उस एप्लीकेशन के बेसिस पे, उस अपील के बेसिस पे ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर देगा कि भैया तुम रजिस्टर करो 10 दिन के अंदर अंदर और रेक्टिफिकेशन करो और डैमेजेस पे करो। ये वही है सर जो ऊपर ऑर्डर दिया था उसने। सेक्शन 58 में जो ऑर्डर था वही सेम ऑर्डर है। इसमें क्या हो रहा है सर? बेसिकली अगर आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मान लो मेरा नाम शुभम सिग्नल लिख दिया था इन्होंने, शुभम सिंघल की जगह शुभम सिग्नल लिख दिया था, तो मैं बोल रहा हूं भाई चेंज करना, कर ही नहीं रहे। अरे चेंज करना नहीं कर रहे, मैंने अपील फाइल कर देना। अपील फाइल करूंगा ना तो वो क्या करेंगे, वो रेक्टिफाई करने का ऑर्डर देंगे और वो बोलेंगे शुभम को लॉसेस जो भी डैमेजेस हुआ है ना, उसकी गुडविल खराब हुई है, उसका पेमेंट करो, वो भी बोल सकते हैं। अब सर सुनो, दिस सेक्शन विल नॉट रिस्ट्रिक्ट द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम ट्रांसफरिंग सच सिक्योरिटीज और एनी पर्सन एक्वायरिंग सर सिक्योरिटी शेल बी एंटाइटल्ड टू वोटिंग राइट्स। मतलब सर इससे शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। अब आ जाओ सर सेक्शन 61 पे। सेक्शन 61 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टरेट शेयर कैपिटल। पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टरेट शेयर कैपिटल मतलब क्या सर? अगर एक लिमिटेड कंपनी है वो अगर अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन चाहिए होता है और मेमोरेंडम को ऑल्टर करके आप ये चीजें करोगे बाय अ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, बाय वे ऑफ अ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। सर ऑल्टर मतलब क्या? अगर आप अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो या आप कंसोलिडेट एंड डिवाइड कर रहे हो, मतलब आप पहले पूरा इकट्ठा कर रहे हो और फिर आप डिवाइड कर दे रहे हो उसको, प्रोवाइडेड दैट नो कंसोलिडेशन एंड डिवीजन विच रिजल्ट्स इन चेंज इन द वोटिंग परसेंटेज। मतलब सर आप कंसोलिडेट और डिवाइड करो लेकिन उससे किसी भी शेयर होल्डर का वोटिंग परसेंटेज चेंज नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है ना तो आपको ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देकर के उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर मैंने क्या कहा? पहले मैंने कहा इंक्रीज कर सकते हो, दूसरा मैंने कहा कंसोलिडेट एंड डिवाइड। कंसोलिडेट एंड डिवाइड करने से ना किसी का वोटिंग परसेंट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आपको ट्राइब्यूनल का एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। आप कन्वर्ट कर सकते हो स्टॉक्स इनटू फुल शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइसा वर्सा रिकन्वर्ट भी कर सकते हो। आप एग्जिस्टिंग को ही सब डिवाइड कर सकते हो इनटू द स्मॉलर अमाउंट देन इज फिक्स्ड बाय द मेमोरेंडम। जितना भी एग्जिस्टिंग अमाउंट है, मान लो 10 रुपए के फेस वैल्यू का शेयर था, उसको आपने स्प्लिट कर दिया 1-1 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर्स में, वो भी कर सकते हो। या आप कैंसिल कर सकते हो सर शेयर्स को। कैंसिल शेयर्स एट द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन व्हिच हैव नॉट बीन टेकन और अग्रीड टू बी टेकन बाय एनी पर्सन। मतलब सर अगर आपने 100 शेयर्स इशू किए थे और मार्केट में 100 शेयर्स में से सिर्फ 90 शेयर का सब्सक्रिप्शन आया, बाकी 10 शेयर का सब्सक्रिप्शन ही नहीं आया, तो वो 10 शेयर्स जो है ना आप क्या कर दोगे? कैंसिल कर दोगे एंड डिमिनिश द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बाय द अमाउंट ऑफ शेयर्स सो कैंसिल। जितना आपने कैंसिल कर दिया उतने से आप अपने शेयर कैपिटल का अमाउंट क्या कर दोगे? डिमिनिश। लेकिन सर ये जो कैंसिलेशन है ना, इसको रिडक्शन इन शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा। क्यों सर? क्योंकि इसको ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल माना जाता है। कैंसिलेशन मतलब क्या सर? अगर आपने 100 शेयर्स इशू किए थे उसमें से सिर्फ 90 शेयर सब्सक्राइब हुए, 10 शेयर सब्सक्राइब ही नहीं हुए, तो वो 10 शेयर क्या करोगे? आप इशू तो वैसे भी नहीं कर सकते, तो आप उसको कैंसिल कर दो। कैंसिल करके अपना पेड अप शेयर कैपिटल अगर आपने बढ़ा दिया था तो डिमिनिश कर दो, पर ये कैंसिलेशन को रिडक्शन नहीं माना जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था सर? ये जो यहाँ पे रेजोल्यूशन जो पास होता है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर दिया गया है। तो सर ये क्या है? सेक्शन 61 बहुत सिंपल से सेक्शन है, कहता है आप अगर अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को या आप अपने शेयर कैपिटल को चेंज करना चाहते हो ना, आप कर सकते हो। आपको एओए में पावर चाहिए, एमओए ऑल्टर करना पड़ेगा और रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ओआर एट द जनरल मीटिंग। सर ऑल्टर मतलब क्या? अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, कंसोलिडेट और डिवाइड कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, सब डिवाइड कर रहे हो, या फिर अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो इनको कहते हैं सर ऑल्टरेशन। कैंसिलेशन को हाउएवर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा। सर बोलो समझ आया क्या? बोलो समझ आया क्या? यहां तक समझ आया क्या? कितनी नींद आ रही है सर बताओ? सर अब जिंदगी का है पड़ाव सेक्शन 62 से पहले 70 तक का, फिर 71 का, बस फिर खत्म।
क्या है सर सेक्शन 62? सेक्शन 62 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच टॉक्स अबाउट फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल. फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल मतलब सर राइट इशू, बोनस इशू, ये सारी चीजों की बात करता है. वेयर अ कंपनी proposes to issue its subscribed capital by issue of further shares, such shares shall be offered to. किसको ऑफर करोगे सर? सबसे पहला आप अपने ऑफर करोगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, दूसरा ऑफर कर सकते हो एम्प्लॉइज को, और तीसरा किसी भी पर्सन को ऑफर कर सकते हो. पहला सर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को तो ऑफर करते हो, उसको कहते हैं राइट इशू. राइट इशू को हम कहते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन भी कहते हैं, या हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी कहते हैं. सर ये क्या है? पर्सन हु ऑन द डेट ऑफ सच ऑफर आर इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को इन द प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आप क्या करते हो? राइट इशू करते हो. कैसे करते हो सर? आप एक ऑफर लेटर ऑफ ऑफर भेजोगे. लेटर ऑफ ऑफर में आप ये बताओगे कि शुभम जी आपको जो आप 10 शेयर होल्ड करते हो उसके पीछे एक शेयर खरीदने का राइट मिल रहा है. द ऑफर शैल बी मेड बाय वे ऑफ ए नोटिस. आप एक नोटिस भेजोगे स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड एंड लिमिटिंग द टाइम टू एक्सेप्ट द ऑफर. आप ये नहीं बोल सकते कि 2 साल सोच करके बता. आपको हम टाइम दे रहे हैं, इस टाइम के अंदर सोच करके बताओ आपको ये राइट लेना है कि नहीं लेना है. सर ये टाइम कितने दिन का होगा? मिनिमम 15 डेज का होगा, मैक्सिमम 30 डेज का होगा. इट शैल नॉट बी लेस देन 15 डेज, इट शैल नॉट बी मोर देन 30 डेज. वो टाइम लिमिट होगा जिसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड डिक्लाइन मान लिया जाएगा. ये मान लिया जाएगा कि आपने मना कर दिया. पर सर अगर ये जो टाइम लिमिट है 15 दिन, क्या 15 दिन से कम का टाइम लिमिट दे सकते हैं? सर यूं तो नहीं, क्योंकि 7 दिन में कैसे डिसाइड करेगा इंसान? तो डिसाइड नहीं कर सकता. तो क्या कोई और ऑप्शन है सर? हाँ एक एक्सेप्शन है. अगर प्राइवेट कंपनी की बात करो ना, जिसमें जो प्राइवेट कंपनी ने सेक्शन 92 और 137 का कंप्लाइंस किया है, मतलब क्या एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली फाइल कर दिया है, तो उसमें अगर 90% ऑफ द मेंबर कंसेंट दे देते हैं ना, तो आप 15 दिन से कम नंबर ऑफ डेज भी अलाउ कर सकते हो. मतलब सर टाइम लिमिट मिनिमम कितना होता है? 15 डेज. पर 15 डेज से कम अगर करना है तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी जिसमें 90% ऑफ मेंबर्स ने कंसेंट दे दिया है उन लोगों को 15 दिन से कम दे सकते हैं. क्यों सर? क्योंकि सोचो ना, डिसीजन किसको लेना है सर? आप जब राइट्स इशू कर रहे हो किसको कर रहे हो? अपने शेयर होल्डर्स को ही कर रहे हो, और तुम्हारे शेयर होल्डर्स के ही 90% मिलके बोल रहे हैं भाई मेरे को 15 दिन नहीं चाहिए, हमारा 5 दिन में काम हो जाएगा. तो 5 दिन दे दो ना, फिर 15 दिन क्यों देना है? अब वो 90% के हिसाब से बाकी 10% लोग एडजस्ट करेंगे. लाइफ का नाम है एडजस्टमेंट. दूसरा सर राइट टू रेनाउंस, राइट टू रेनाउंशिएट. राइट टू रेनाउंस मतलब क्या सर? अगर एक शेयर होल्डर है, मैं अगर रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, रिलायंस मेरे को अगर राइट्स इशू देता है, तो मेरा जो राइट्स है ना वो मैं किसी और के फेवर में रेनाउंस कर सकता हूं. मतलब मान लो मैंने प्रशांत के फेवर में रेनाउंस करना है, तो मैं रिलायंस को बोलूंगा रिलायंस मैंने अपना राइट्स प्रशांत के फेवर में रेनाउंस कर रहा हूं, मेरे बदले में प्रशांत खरीदेगा. क्या ये अलाउड है सर? बिल्कुल अलाउड है. अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अदरवाइज प्रोवाइड नहीं करता, मतलब क्या अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट नहीं करता ना, तो इट विल बी डीम्ड दैट द राइट शेयर्स कंटेन्स द राइट टू रेनाउंस. अदरवाइज unless AOA provides otherwise, the above offer shall be deemed to include the right to renounce the shares offered. A statement to this effect shall be given in the offer. ऑफर में आप लिखोगे कि भाई आप चाहो तो किसी और को रिनाउंस कर सकते हो. उसके बाद सर अगर आपने मान लो आपने राइट अगर एक्सरसाइज नहीं किया, आपने राइट्स ना खरीदा ना रिनाउंस किया, आपका राइट्स एक्सपायर हो गया, तो फिर क्या होगा सर? जो बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो शेयर्स को डिस्पोज करेगी. मतलब क्या बेचेगी इन अ मैनर नॉन डिसएडवांटेजियस टू दी शेयर होल्डर्स और द कंपनी. इन अ मैनर विच इज नॉट डिसएडवांटेजियस टू दी शेयर होल्डर एंड द कंपनी. उस तरीके से बोर्ड क्या करेगा? उसको डिस्पोज करेगा. ये हो गया सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को. तो मैंने क्या कहा? नोटिस भेजना. नोटिस में तुम बताना कितना शेयर्स मिल रहा है, तुम उनको टाइम लिमिट देना. टाइम लिमिट 15 दिन से कम हो सकता है अगर प्राइवेट कंपनी का रेजोल्यूशन पास किया. सर मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं 45 डेज का टाइम लिमिट दे सकता हूं प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स का 92% मेंबर्स का कंसेंट लेके? क्या मैं 45 डेज का टाइम दे सकता हूं प्राइवेट कंपनी में 92% मेंबर्स का कंसेंट लेकर के? द आंसर इज नो. क्यों भैया? आप सिर्फ 15 से कम दिन का टाइम लिमिट दे सकते हो, ज्यादा नहीं. 15 से कम दिन का टाइम लिमिट का एक ही एक्सेप्शन है प्राइवेट कंपनी, और कोई एक्सेप्शन नहीं है. अब सर राइट टू रेनाउंस जो होता है वो डीम्ड होता है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ और नहीं लिखा है, तो राइट टू रेनाउंस जो होता है वो डीम्ड होता है और आपको नॉन डिसएडवांटेजियस मैनर में डिस्पोज करना पड़ेगा. ये हो गया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. उसके बाद सर आप ऑफर दोगे एम्प्लॉइज को. अगर आप एम्प्लॉइज को ऑफर दे रहे हो तो आप एक ईसॉप बनाओगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और उसमें एसआर पास करके और टर्म्स एंड कंडीशंस बता करके आप क्या करोगे? ईसॉप इशू कर दोगे. पर सर एसआर जो पास करना होता है ना, प्राइवेट कंपनी को बहुत खुजली है. प्राइवेट कंपनी ने बोला मेरे लिए अलग करो तुम, तो प्राइवेट कंपनी को हमने बोला जा ऐसी तैसी तुम्हारी, तुम ओआर पास करके कर लो, हमको फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद सर ऑफिसर ऑफ, अगर आप ऑफर दे रहे हो किसी भी और पर्सन को, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने किसी भी मतलब मान लो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी ऑफर दे रहे हो ना, 3 कंडीशन मीट होना चाहिए. पहले तो भैया एसआर पास कर लियो.
दूसरा कंसिडरेशन जो है कैश या कंसिडरेशन अदर देन कैश दोनों हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा जो प्राइसेस पे आप इशू कर रहे हो ना वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने वैल्यू करके दिया है, अपना मन घड़त प्राइस मत बनाना। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला, अगर आप शेयर होल्डर और एम्प्लॉय के अलावा किसी और को भी ऑफर कर रहे हो ना, ये तीन कंडीशन मीट होना बहुत जरूरी है। इस पे क्वेश्चन आता है, स्पेशल रेजोल्यूशन, कंसिडरेशन अदर देन कैश, और जो प्राइसेस है उसको कौन डिटरमाइन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिटरमाइन करेगा। अब सर सुनो, ये जो आपके नोटिस है, सॉरी ये जो आपने ऊपर नोटिस भेजने की बात की, जो आपने नोटिस भेजने की बात की जिसमें आप लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स कितना, टाइम लिमिट क्या है, ये नोटिस कैसे भेजोगे सर? ये नोटिस जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर आपको भेजना है ना, तो आप भेजोगे रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ई मोड, कोरियर और एनी अदर मोड हैविंग अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी। कोई भी ऐसे मोड से भेजना जिसमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, और जिस दिन आपका इशू ओपन हो रहा है ना, राइट इशू, उसके 3 दिन पहले आपने डिस्पैच कर देना है। आपने 3 दिन पहले डिस्पैच कर देना है। क्यों डिस्पैच की बात हो रहा है सर? जिस दिन आपका इशू खुल रहा है उसके 3 दिन पहले डिस्पैच कर देना है। इसमें बहुत बढ़िया वाला एमसीक्यू बन सकता है, मतलब आपको एग्जाम में याद आने के चांसेस कम हो जाते हैं इसमें। उसके बाद सर मैंने कहा सुनो कि या तो आप सुनो 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 सर, हमने क्या कहा कि आपको अगर आप फर्दर इशू करना चाहते हो तो फर्दर इशू के लिए आपको एम्प्लॉइज के पास, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एम्प्लॉइज और एनी अदर पर्सन के पास जाना पड़ेगा। पर ये जो प्रोविजन है नहीं एप्लीकेबल नहीं होगा अगर क्या हो रहा है, अगर आपका कोई डेट है, अगर आपका कोई डेट है या लोन है वो कन्वर्ट हो रहा है शेयर्स में, और कन्वर्जन जो शेयर्स में हो रहा है ना वो आपके टर्म्स में पहले से लिखा हुआ था। जब आपने 100 करोड़ का लोन लिया तो आपने लिखा था कि मैं 5 साल के बाद इसको कन्वर्ट कर दूंगा शेयर्स में, और जब आपने लोन लिया ना तो ये टर्म को आपने शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव करवाया था। क्या सर? क्या देखो सर, मैंने कहा कि जो शेयर्स है आप अगर शेयर्स इशू करते हो तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एम्प्लॉइज को और एनी पर्सन को इशू करना होता है। पर सर ये जो प्रोविजन है ना ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कन्वर्जन हो रहा है शेयर्स का, कन्वर्जन ऑफ अ लोन इनटू शेयर कैपिटल। पर ये जो लोन जब आपने इशू किया था तो जो लोन के जो टर्म्स थे, जो लोन के टर्म्स थे उसमें आपने क्लियरली लिखा था कि कन्वर्जन होगा, और ये टर्म्स को आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव करवाया था, तो कोई वांदा नहीं है। अब सर ये एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है गवर्नमेंट कंपनी के केस में। सर कभी कभी क्या होता है ना, गवर्नमेंट जो है कंपनीज को लोन या डिबेंचर्स देता है, कंपनी को लोन देता है या कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है। अब सर अगर गवर्नमेंट को लगता है इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट टू कन्वर्ट दैट लोन इनटू इक्विटी, तो सर गवर्नमेंट ऑर्डर देगा कि जो तुम्हारा लोन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में। और सर ये किस प्राइस पे कन्वर्ट होगा? वो प्राइस पे जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, रीजनेबल प्राइस देख करके गवर्नमेंट कन्वर्ट करवा देगा, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट बताएगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। पर सर जब गवर्नमेंट ने लोन दिया था, तो उस लोन के टर्म्स में लिखा नहीं था कन्वर्जन के बारे में, अलाउड ही नहीं था, तो फिर भी कन्वर्जन हो सकता है। हाँ फिर भी कन्वर्जन हो जाएगा सर। स्पेशल रेजोल्यूशन पास नको बाबा, कुछ नको, गवर्नमेंट की मन इच्छा, मन सर, दिस इज कॉल्ड क्या दादागिरी। क्या है सर दादागिरी में? अगर आपने कोई डिबेंचर या लोन गवर्नमेंट से ले रखा है और गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट गवर्नमेंट का हथियार है सर, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ऑर्डर कर सकता है कि भैया तुम्हारा जो लोन है वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टर्स और शेयर। सर यहाँ पे लोन कौन किससे ले रहे हैं ये समझा ना तुमको? कंपनी गवर्नमेंट से लोन ले रहा है या कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करके गवर्नमेंट से पैसे ले रहा है, तो वो कन्वर्जन हो सकता है शेयर्स में, भले ही वो ऑप्शन आपके टर्म्स में इंक्लूडेड था या नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर जब मान लो गवर्नमेंट ने कन्वर्जन की बात की और उसने बोला कंपनी का शेयर प्राइस था 1500 रुपए, लेकिन उसने बोला 1500 रुपए नहीं, हमारा शेयर तो जो है वो 1000 रुपए में कन्वर्ट होगा, 1000 रुपए के हिसाब से, तो सर ये तो थोड़ा अनरीजनेबल हो गया ना। तो रीजनेबलनेस गवर्नमेंट डिसाइड कैसे करेगा? गवर्नमेंट जो है रीजनेबल डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, टर्म्स क्या था डेट के इशू का, डेट के इशू की टर्म्स के बेसिस पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था डेट और लोन का, उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, वो कन्वर्जन करेगा। पर सर सुनो, अगर उसने जबरदस्ती कन्वर्जन को ऐसा किया जो कंपनी को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी 60 डेज के अंदर अपील कर सकती है ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल मेरा कन्वर्ट कर दिया, तो उस तरह का आप अपील कर सकते हो किसको, ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल को अपील कर दोगे तो ट्राइब्यूनल विल टेक केयर ऑफ इट, एंड व्हाटएवर द ऑर्डर ट्राइब्यूनल विल पास इट विल बी बाइंडिंग। अब सर सुनो, अगर अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका गवर्नमेंट लोन जबरदस्ती अगर इक्विटी में कन्वर्ट करता है ना, तो ये लोग फ्री में आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल बना के देते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि अगर आपका कन्वर्जन हो रहा है और उसके अगेंस्ट आपने या तो अपील नहीं फाइल की, और अपील फाइल की लेकिन अगर आपका अपील डिसमिस हो गया, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सच कन्वर्जन? द इफेक्ट विल बी योर ऑथराइज शेयर कैपिटल विल इंक्रीज, सो योर memorandum of alteration will stand altered and your authorized share capital will increase by how much amount? By the amount of loan that got converted to with such debt और loan is converted into, मतलब जितना आपको शेयर कैपिटल इशू हुआ उतने का कन्वर्जन हो जाएगा। तो सर दो चीजें होगी, एक तो मेमोरेंडम ऑल्टर हो गया मान लिया जाएगा, और दूसरा ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो अमाउंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड से बढ़ जाएगा आपका। तो सर मान लो अगर आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल आज के डेट में 1000 करोड़ था, 1000 करोड़ का ऑथराइज शेयर कैपिटल था, इशूड शेयर कैपिटल था 500 करोड़ का, ठीक है,
तो आप 500 करोड़ के और शेयर्स इशू कर सकते हो। अब सर मान लो गवर्नमेंट आया, उन्होंने 2000 करोड़ का लोन दे रखा था, वो 2000 करोड़ के लोन को उन्होंने 3000 करोड़ के शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो सर अब आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने से बढ़ जाएगा? अब आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने से बढ़ जाएगा? 2000 से कि 3000 से? तो सर 3000 रुपए से आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, मतलब आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल 4000 करोड़ हो जाएंगे। अब सर आ जाओ, बहुत डिटेल में समझा दिया मैंने, फिर भी मेरी बात सुनो, अभी आ जाओ आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पे आते हैं। सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले सर ईसॉप पढ़ने के पहले एक बार एम्प्लॉय का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सर अभी तो हमने थोड़ी देर स्वेट इक्विटी शेयर में एम्प्लॉय का डेफिनेशन पढ़ा था ना, सिमिलर डेफिनेशन है बट सेम नहीं है। क्या है सर एम्प्लॉय का डेफिनेशन? एम्प्लॉय का डेफिनेशन पहला पार्ट परमानेंट एम्प्लॉय, ये सर परमानेंट एम्प्लॉय वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। दूसरा पार्ट है आपके डायरेक्टर्स होने चाहिए, डायरेक्टर्स होने चाहिए होल टाइम या नॉन होल टाइम। पर सर इन्होंने डायरेक्टर्स के डेफिनेशन में से एक्सक्लूड कर दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। मतलब सर हम एम्प्लॉय के डेफिनेशन में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हटा रहे। हटा क्यों रहे? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्टॉक ऑप्शन ईसॉप जो है नहीं देना चाहते हैं, तो उनको हटा देना। और तीसरा सर यही जो एम्प्लॉय ऊपर हमने रेफर किया है, ये सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी के भी जो है उनको भी हम एम्प्लॉइज मान लेंगे। बट सर इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने दो लोगों को एक्सक्लूड किया है। पहला, एक एम्प्लॉय जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करता है। एक एम्प्लॉय जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करता है, जैसे कि अगर रिलायंस के ऑफिस में आकाश अंबानी आकर के बैठ जाए, वो एम्प्लॉय हो या नहीं हो, एम्प्लॉय हो या नहीं हो, वो प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करता है, उसको ईसॉप्स तो नहीं मिलेंगे। उसके अलावा सर अगर एक कोई डायरेक्टर है जो बहुत ज्यादा शेयर होल्ड करता है आपकी कंपनी में, कैसे लिखा सर इन्होंने? डायरेक्टर जो खुद या जिसका रिलेटिव जो है, ये वाई नहीं होगा ये वाया होगा, डायरेक्टर जो खुद या उसका रिलेटिव जो है वो मोर देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी अगर होल्ड करते हैं, तो इन दैट केस उनको डिसअलाउ कर देना। पर सर एक स्टार्टअप के केस में शुरू के 10 साल में ये दो एक्सेप्शन नहीं लगेंगे। मतलब स्टार्टअप में अगर मैं आपको पूछूं, एक कंपनी है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो स्टार्टअप की तरह रजिस्टर्ड है, उसके प्रमोटर को ईसॉप इशू करने की बात कर रहे हैं, उसके प्रमोटर को ईसॉप्स इशू करने की बात कर रहे हैं, आप क्या बोलोगे? इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप बोलोगे सर एम्प्लॉय के डेफिनेशन में क्या क्या आता है, आप सुनो। आप बोलोगे डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज आते हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स आते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आता। और तीसरा, ये जो एम्प्लॉय और डायरेक्टर आए, ये सेम लोग होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के भी आ जाते हैं। अब सर ये तीन कैटेगरी हो गए, लेकिन दो लोग नहीं आते, एक प्रमोटर नहीं आता है, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के लोग, दूसरा वो डायरेक्टर जो 10% से ज्यादा इक्विटी शेयर का होल्ड करता है, खुद से या खुद के रिलेटिव के साथ मिला के 10% या उससे ज्यादा होल्ड करता है। पर सर ये जो दो एक्सेप्शन था ना, ये स्टार्टअप के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इनकॉर्पोरेशन से लेकर के 10 साल तक। तो इस केस में स्टार्टअप को 10 साल ही हुए हैं बन करके, तो उसको ये एक्सेप्शन, इसको ये दोनों एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो अपने प्रमोटर को इशू कर सकता है। सर क्यों इशू कर सकता है? क्योंकि स्टार्टअप में सर स्वेट आपको ईसॉप्स देने ही पड़ते हैं प्रमोटर को, आप इतनी सैलरी नहीं दे पाते उन लोगों को। अब सर ईसॉप इशू करने के बहुत सारे कंडीशन है, मेरे साथ ध्यान से सुनो। एसआर तो पास करना ही होगा बेटा, एसआर तो पास करना ही करना होगा। उसके अलावा मेरी बात सुनो, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी डिटेल्स का। अब सर जब आप ईसॉप इशू करते हो ना, दिमाग में इमेजिन करो ईसॉप्स मतलब क्या होता है। आज आप कोई ग्रांट, आज आप कोई ऑप्शन दे रहे हो कि भाई 3 साल के बाद तेरे पास ऑप्शन रहेगा कि तू अपने शेयर्स एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये जो पीरियड होता है इसको कहते हैं वेस्टिंग पीरियड, और लास्ट में जिस प्राइस पे आप एक्सरसाइज करते हो उसको कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। तो सर इन्होंने दो चीजें बताई, पहला आपके पास फ्रीडम है टू डिसाइड द एक्सरसाइज प्राइस, कितने में एक्सरसाइज करोगे। दूसरा आपके पास पीरियड है लॉक इन पीरियड डिसाइड करने का, कि जब एक्सरसाइज कर लोगे उसके बाद कितने साल तक लॉक इन करोगे। सर स्वेट इक्विटी शेयर में 3 साल फिक्स था, स्वेट इक्विटी शेयर में 3 साल फिक्स था। ईसॉप में ये लोग बोल रहे हैं फ्रीडम है आपके पास लॉक इन पीरियड का। उसके बाद सर जो मिनिमम पीरियड है वो आपका मिनिमम वेस्टिंग पीरियड जो है 1 साल से होगा, 1 साल से कम नहीं होगा, आपको 1 साल से ज्यादा ही वेस्टिंग पीरियड देना पड़ेगा। अब सर जब तक आपके शेयर्स वेस्ट नहीं होते ना, और वेस्ट होने के बाद जब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर लेते, तब तक उस शेयर्स पे आपको कोई वोटिंग राइट या डिविडेंड नहीं है। मतलब सिर्फ आपके पास ऑप्शन होने से कुछ नहीं होता है, आपको वो एक्सरसाइज करने पे ही वोटिंग राइट्स और डिविडेंड मिलता है। सर ये जो ऑप्शन होते हैं ना, जो एम्प्लॉइज को मिलते हैं, ये ट्रांसफरेबल नहीं होते, ये आपको खुद ही यूज करना होता है। और इसको प्लेज, हाइपोथिकेट ये भी सब नहीं करवा सकते। It is not transferable, it cannot be pledged or hypothecated, and only the employee is entitled to use it, no one else can use it, only the employee is entitled to use it। अब सर सुनो, 3 केस हो सकते हैं। अगर वो एम्प्लॉय जिसके पास ईसॉप है उसकी डेथ हो गई, वेस्टिंग के पहले अगर डेथ हो गई, तो जिस दिन डेथ हुई ना, वो सेम डे वो जो स्टॉक है वो वेस्ट हो जाएगा। किस पे वेस्ट होगा? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे वेस्ट हो जाएगा कि भाई तू चाहे तो ले सकता है। तुम ये मानोगे कि एम्प्लॉय अगर जिंदा होता तो कंटिन्यू करता, वैसा अजम्पशन लोगे। दूसरा, इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर आप परमानेंटली डिसेबल हो जाते हो तो आप जिंदा तो हो, तो उस दिन सेम डे वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं, आपको खुद को वेस्ट हो जाएगा। और तीसरा, अगर होशियारी मार के रिजाइन करके जाते हैं ना बेटा, या तुमको टर्मिनेट कर देते हैं ना, धक्का मार के निकाल देते हैं ना, तो इन दैट केस योर ऑप्शन विल एक्सपायर। सर ये 3 केसेस है जहां पे ऑप्शन का क्या ट्रीटमेंट होता है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर डेथ की बात है, सर
अगर डेथ की बात है तो आपको जो ऑप्शंस वेस्ट हुए, आपको ऑप्शंस तुरंत ग्रांट हो जाएंगे, जो वो वेस्ट हो जाएंगे लीगल हायर्स को और नॉमिनीज को, लीगल हायर्स को और नॉमिनीज को, आई एम सो सॉरी, लीगल हायर्स को और नॉमिनीज को। अगर परमानेंट इनकैपेसिटी है तो ऑन दैट सेम डे आपको एम्प्लॉय को मिल जाएगा, और अगर रेजिग्नेशन दे दिया या टर्मिनेशन हो गया तो एक्सपायर हो जाएगा। अब से मेरी बात सुनो, कभी कभी क्या होता है, दो कंपनी का अमेलगमेशन होता है, दो कंपनी का अमेलगमेशन होता है, तो अगर मैं कंपनी ए और बी का अमेलगमेशन देख रहा हूं, ए में एम्प्लॉय था, मैं ए में एम्प्लॉय था, और ए में एम्प्लॉय था ना, तो मेरे को ऑप्शंस मिले थे, और उसका वेस्टिंग पीरियड था 5 साल की, 5 साल में तुम्हारा ऑप्शन वेस्ट होगा। अब 3 साल के बाद क्या हुआ, ए बी के साथ मर्ज हो गया, ए बी के साथ मर्ज होकर नई कंपनी बन गई, उस कंपनी में वो बोल रहे हैं 5 साल का वेस्टिंग पीरियड है। तो सर ये जो 5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, उसमें जो 3 साल मैंने ए में काम किया है, वो मेरे को सेट ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ये जो 5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, इसमें जहां मैंने 3 साल ए में काम किया है, क्या उसको मैं वो माना जाएगा मेरे एक्सपीरियंस में? हाँ जी सर, माना जाएगा। इन केस ऑफ अमेलगमेशन, एडजस्ट द पीरियड फॉर विच शेयर्स वर हेल्ड इन द प्रायर कंपनी विथ मिनिमम इन्वेस्टिंग पीरियड, मतलब जो मिनिमम वेस्टिंग पीरियड, आपका मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 5 साल है, उसमें जो पिछले कंपनी में आपने जो काम किया है उसको एडजस्ट कर दो, ताकि आपको क्या हो जाए, आपको फायदा हो जाए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। बेसिकली मर्जर से मेरा क्या नुकसान है, मेरे को बोला था 5 साल काम करने, मैंने 3 साल काम कर लिया, 2 साल और काम करूंगा, फिर मेरे को शेयर्स दे देना चुपचाप, ठीक है। अब सर यहां पे मैंने इसको डिटेल में समझा रखा है, अगर आपको पढ़ना है, लॉ की लैंग्वेज पढ़नी है, मैंने छोटा सा डाल दिया है ताकि एग्जाम के पहले आपको बुक ना खोलना पड़े, अगर पढ़ने की जरूरत भी पड़ जाए तो। सेक्शन 63 कतई ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मेरी बात सुनो, बोनस, बोनस, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। क्या आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो? बिल्कुल बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो सर। किसको इशू करोगे? अपने मेंबर्स को। सर मैं एम्प्लॉइज को बोनस शेयर इशू कर सकता हूं, नको, पर आपके एम्प्लॉइज जब मेंबर्स बन जाते हैं ना ईसॉप्स वगैरह लेकर के, तब आप मेंबर्स के नाम पे ईसॉप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो। छोड़ दो मैंने क्या बोला, मैंने बस ये बोला बोनस शेयर्स मेंबर्स को इशू होता है। सर क्या फुल्ली पेड अप या पार्टली पेड अप? फुल्ली पेड अप इशू होता है सर। 3 जगह बताओ ना जहां से बोनस निकाल के दे सकते हैं, 3 जगह बताओ ना जहां से बोनस, आंख बंद करके बताओ ना सर, देख के मत बताओ। फ्री रिजर्व से दे सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से दे सकते हो, क्योंकि वहां पे क्लियरली लिखा था बोनस इशू कर सकते हो, और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से दे सकते हो, क्योंकि इसका काम ही है बोनस शेयर्स देना, तो 3 जगह से बोनस शेयर्स दे सकते हो। लेकिन भाई रीवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस मत देना। कैन नॉट बी इशूड बाई, नो इशू ऑफ बोनस कैन बी मेड बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन। सर क्या आपको यह पता है कि बोनस शेयर्स इशू करना मतलब क्या? इट इज मियरली अ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स को आप क्या कर रहे हो? कैपिटलाइजेशन कर रहे हो। सर बोनस शेयर्स इशू करने के 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन क्या है सर? पहला, आर्टिकल में ऑथराइजेशन होना चाहिए। दूसरा, बोर्ड रेकमेंड कर रहा है और शेयर होल्डर का अप्रूवल होना चाहिए, बोर्ड का रिकमेंडेशन और शेयर होल्डर का अप्रूवल होना चाहिए जनरल मीटिंग में। तीसरा, आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन और डिबेंचर सिक्योरिटीज। चौथा, आपने स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज का कोई डिफॉल्ट नहीं किया, तो थर्ड और फोर्थ डिफॉल्ट का हो गया। फिफ्थ, पार्टली पेड अप शेयर्स आर ऑल मेड फुल्ली पेड अप। पार्टली पेड अप शेयर्स पहले फुल्ली पेड अप कर दो, फिर बोनस इशू करना। और सिक्स्थ, सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो हम अदर प्रेस्क्राइब करेंगे। प्रेस्क्राइब में जाकर के इन्होंने महारथी ने एक कंडीशन प्रेस्क्राइब किया है कि बोनस इशू वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी विथड्रॉन। एक बार आपने होशियारी मार ली तो होशियारी वापस नहीं कर सकते। बोनस वंस इशूड कैन नॉट बी विथड्रॉन। अब सर सुनो, ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व से क्या आप बोनस इशू कर सकते हो? नहीं सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप बिल्कुल भी बोनस नहीं इशू कर सकते। एंड बोनस शेयर्स कैन नेवर बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड दे रहे थे, डिविडेंड के बदले में ये नहीं बोल सकते भाई थोड़ा सा बोनस रख ले, नहीं भाई, बोनस जो है बोनस के नाम पे इशू होगा, डिविडेंड जो है डिविडेंड के नाम पे इशू होगा, इन लिeu ऑफ एनीथिंग इशू नहीं होंगे। सर ये क्या है? बोनस शेयर्स में कोई एक बार बोनस शेयर के 6 कंडीशन बताओगे क्या? 6 कंडीशन जिसपे बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, एक बार आंख बंद करके, 3 ऊपर 3 नीचे। सर आप पहले आर्टिकल में ऑथराइजेशन ले लेना, फिर बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल ले लेना, पर सर उसके बाद सेंट्रल मीटिंग में शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे। सर यहां स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा है क्या? बोनस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा है क्या बाबा? बोनस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा है क्या? हाँ चलो सर एक बार ये चेक कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी मेरी बात सुनो। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, तीसरा, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आपके रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन या फिक्स डिपॉजिट या डिबेंचर सिक्योरिटीज में, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ टू एम्प्लॉइज के पेमेंट में। फिफ्थ, आपके पार्टली पेड अप शेयर्स फुली पेड अप हो जाने चाहिए, और आपका अदर कंडीशंस क्या, आप जो है विड्रॉ नहीं कर सकते एक बार आपने बोनस डिक्लेयर कर दिया है। सर सेक्शन 64 बहुत आसान सेक्शन है कि आप जब भी ऑल्टरेशन, 3 केस में आपको रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा। पहला, अगर आप सेक्शन 61(1) का ऑल्टरेशन कर रहे हो, अगर आप अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो तो 30 दिन के अंदर अंदर, या ऑल्टरेशन कर रहे हो 61(1) बेसिकली वो 5-6 ऑल्टरेशन की बात करते हैं, ऑल्टरेशन कर रहे हो ना, तो रजिस्ट्रार को बता देना 30 दिन के अंदर अंदर। दूसरा, अगर आप अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल सेक्शन 62 सबसेक्शन 6 में इंक्रीज कर रहे हो, है हिम्मत बताने की सेक्शन 62 सबसेक्शन 6 क्या है हिम्मत? सर कहां ऑथराइज शेयर कैपिटल का इंक्रीज हो रहा था? भाई आया है, बता के जाएगा। सुनो, गवर्नमेंट कंपनी जब आपको लोन देती है तो वो अगर जबरदस्ती कन्वर्ट कर देती है इक्विटी में, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ता है, तो जब बढ़ जाता है ना, एक बार रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देना। और तीसरा, अगर रिडेम्पशन एंड प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हो ना, ये 3 केस में आपको अपना मेमोरेंडम को ऑल्टर करके 30 दिन के अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा कि आरओसी हमने ऐसा कुछ कर लिया है, एसएच 7 में बताना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बताया तो 500 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी। अब
up to a maximum of 1 lakh rupees in case of officer in default and 5 lakh rupees in case of company. 500 रुपीज डे पर डे की पेनल्टी लगेगी, मिनिमम 1 लाख, इन केस ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम 1 लाख और इन केस ऑफ कंपनी मैक्सिमम 5 लाख। सर कौन से तीन केस में आपको नोटिस देना पड़ता है? पहला सेक्शन 61 का ऑल्टरेशन और सेक्शन 61 में अगर ऑल्टरेशन हुआ है, दूसरा अगर सेक्शन 62(6) में आपका इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल हुआ है, तीसरा अगर रिडेम्पशन हुआ है। मतलब सर ये तीसरा हो गया सेक्शन 55 का। तो 61, 62 और 55 में आपको क्या देना पड़ता है? 30 डेज के अंदर नोटिस देना पड़ता है। लॉ है कि मैथ्स है सर? सर लॉ है कि मैथ्स है? 65 नॉट इन सिलेबस सर, सेक्शन 66 पे आ जाते हैं सर, सेक्शन 66 पे आ जाते हैं। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल बेहद बेहद इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आ जाओ नोट्स पे, आ जाओ सर नोट्स पे। सर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल क्या होता है? ये रहा आपकी स्क्रीन पे। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल क्या होता है? अगर एक कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, सर देखो जहां से आपको लास्ट डे रिवाइज करना है ना, वहीं से अभी पढ़ो। अगर आपको रिवाइज करना है समरी नोट से, आपने ये नोट्स अपने खुद के नहीं बनाए या मेरे जो नोट्स है उसको प्रिंट नहीं मारा है क्लास में, तो आपने क्लास में बनाया तो होना चाहिए नालायक को, इतना धीरे धीरे पढ़ाया था, पर ठीक है नहीं बनाया तो आप समरी नोट से ही पढ़ो, क्योंकि जो चीज से रिवाइज करने वाले हो ना उसी को दिमाग में छापते जाओ, आपका ना मेमोरी फोटोग्राफिक इमेज भी बनता है। तो मैंने कहा सर कौन सी कंपनी, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि उससे क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसे कम हो जाते हैं। तो सर अगर एक कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी है विद कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, वो अगर चाहे तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? तीन काम करना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देना कंफर्मेशन के लिए, और अपना मेमोरेंडम को ऑल्टर करना। स्पेशल रेजोल्यूशन, ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन और मेमोरेंडम को ऑल्टरेशन। अब सर सुनो, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल किस तरीके से होता है सर? दो तरीके से हो सकता है। या तो आप एक्सटिंग्विश कर रहे हो या रिड्यूस कर रहे हो लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट पेड अप। आप एक तरह से एक्सटिंग्विश या रिडक्शन करके शेयर कैपिटल जो पे अप नहीं हुआ है उसको कम करके रिडक्शन कर रहे हो। दूसरा, विद और विदाउट एक्सटिंग्विशन और रिडक्शन, आप क्या कर रहे हो? कैंसिल एनी पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट रिप्रेजेंट व्हिच इज लॉस्ट और इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट। मतलब क्या? अगर वो शेयर कैपिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए करस्पॉन्डिंग कोई एसेट ही नहीं है कैपिटल के सामने, तो उसको राइट ऑफ कर दो। या दूसरा, अगर आप पे ऑफ एक्सेस पेड अप शेयर कैपिटल, आपने जितना पेड अप शेयर कैपिटल मंगवाया उतना आपको चाहिए नहीं, तो आप एक्सेस रिफंड करके क्या कर सकते हो? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो सर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल तीन तरीके से होता है, टक 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 टक। ठीक है, ये क्या हो गया सर? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। इसमें क्या हो रहा है? दो वर्ड याद कर लो, एक्सटिंग्विश और रिड्यूस लायबिलिटी। एक्सटिंग्विश और रिड्यूस लायबिलिटी। तो सर पहले केस में आप एक्सटिंग्विश या रिड्यूस लायबिलिटी करते हो फॉर शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट पेड अप, अभी तक पेड अप ही नहीं हुआ है। और दूसरा, विद और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल, व्हाट यू आर डूइंग इज ईदर यू कैंसिल एनी पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच इज लॉस्ट और इज अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट। मतलब क्या? आपकी कैपिटल के सामने एसेट दिख ही नहीं रहा है, या आप पे ऑफ कर सकते हो एक्सेस पेड अप शेयर कैपिटल। आपने जितना एक्सेस मंगवाया था वो आपकी जरूरतों से ज्यादा है, तो आप उसको वापस कर दो। तो सर ये तीनों करने के लिए क्या चाहिए आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन और आपको ट्राइब्यूनल का अप्रूवल, और तीसरा अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अब ट्राइब्यूनल के अप्रूवल की बात करते हैं। ट्राइब्यूनल के अप्रूवल के आप एप्लीकेशन दोगे ट्राइब्यूनल को कि ट्राइब्यूनल है ट्राइब्यूनल रिडक्शन करने दे अपने को। ट्राइब्यूनल क्या करेगा? जैसे ही एप्लीकेशन आएगा ना, देख के चला जाएगा किसके पास? चार लोगों के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार्स, क्रेडिटर्स और सेबी के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, क्रेडिटर्स और सेबी। सेबी के पास तभी जाना अगर लिस्टेड कंपनी है, वरना सेबी से बात भी नहीं होती है। तो आप चले जाओगे इन चारों के पास और बोलोगे अपना रिप्रेजेंटेशन दो। वो रिप्रेजेंटेशन जो उनको देना होगा ना, वो 3 मंथ्स के अंदर देना होगा, 3 मंथ्स के अंदर देना होगा। और जब उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दिया ना, आई एम सो सॉरी, हाँ रिप्रेजेंटेशन सर उनको 3 महीने के अंदर देना होगा। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद ट्राइब्यूनल उनको कंसिडर करेगा, उनके पॉइंट्स कंसिडर करेगा। अगर 3 महीने में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया ना, तो ये मान लेना उनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन करने को है ही नहीं, उनको कुछ नहीं बोलना है। अब सर आपने 4 लोगों से पूछ लिया और आपके पास उनका रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब ट्राइब्यूनल क्या कर रहा है? ट्राइब्यूनल विल सैंक्शन सच रिडक्शन, मतलब वो अप्रूवल दे देगा 2 कंडीशन के मीट होने पे। अगर वो सेटिस्फाइड है दैट एवरी क्रेडिटर, जितने भी क्रेडिटर हैं कंपनी के, उनका डिस्चार्ज हो जाएगा पैसा, या उनका पैसा डिटरमाइन हो गया है, सिक्योर्ड है, या उनका हमने कंसेंट ले लिया है। मतलब बेसिकली सर उनका पैसा डिस्चार्ज हो जाएगा या उनका हमने कंसेंट ले लिया है। मतलब सर उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्राइब्यूनल्स अपने क्रेडिटर्स खुश है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, जो आप रिडक्शन इन शेयर कैपिटल करोगे तो उसका अकाउंटिंग करोगे, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग करोगे, तो क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 133 के हिसाब से है? आप रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग करोगे, क्या वो अकाउंटिंग 133 के हिसाब से है? ये है कौन बताएगा सर? ये है बताएगा आपकी कंपनी का ऑडिटर, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, वो एक सर्टिफिकेट बना के बताएगा कि हाँ हम जो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग करेंगे वो सेक्शन 133 के कंप्लायंस में है। ये दोनों चीजें अगर ट्राइब्यूनल सैटिस्फाई हो जाता है ना, वो ऑर्डर पास करेगा कि हाँ भैया तुम्हारा
रिडक्शन इन शेयर कैपिटल अलाउड है। अब सर जैसे ही ट्राइब्यूनल का ये ऑर्डर आएगा उसके साथ एक मिनट्स अटैच करना, मिनट्स में आप कुछ बेसिक डिटेल दे देना और फिर ये दोनों मिला करके आप आरओसी के पास भेज देना 30 डेज के अंदर अंदर। क्यों आरओसी के पास भेजोगे सर? आरओसी उसको रजिस्टर करेगा और आपको एक नया सर्टिफिकेट दे देगा कि भैया ये ले तेरा रजिस्ट्रेशन तेरा रिवाइज हो गया है शेयर कैपिटल। अब सर ये जो आप मिनट बनाओगे, मिनट्स में आप क्या लिखोगे? बेसिक डिटेल कि आपका अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अभी क्या है, मतलब आपने रिडक्शन कर दिया 100 करोड़ था आपने 80 करोड़ कर दिया, तो आप लिखोगे अभी अमाउंट क्या है 80 करोड़, उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना, रिवाइज्ड रिड्यूस्ड अमाउंट पर शेयर क्या है और अमाउंट कितना पेड अप माना जाएगा ईच शेयर के पीछे। ये 4 चीजें आपको लिखनी पड़ेगी मिनट्स में सर। तो मैंने कहा सुनो, रिडक्शन करने के लिए आपको 3 चीजें लगती है, एसआर, एमओए और ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल 4 लोगों को एप्लीकेशन भेजेगा, 3 मंथ के अंदर रिप्रेजेंटेशन करने बोलेगा। रिप्रेजेंटेशन आने के बाद 2 चीज का सेटिस्फैक्शन लेगा कि क्रेडिटर्स का काम, क्रेडिटर्स का तो बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा ना, उन लोगों का ठीक है, और दूसरा क्या मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है। उसके बाद वो ऑर्डर पास कर देगा। ऑर्डर आने के बाद आरओसी के पास लेके चले जाना 30 दिन के अंदर अंदर मिनट के साथ। उसके बाद सर ये जो सेक्शन 66 है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा बाईबैक के केस में। अगर सेक्शन 68 में बाईबैक हो रहा है तो उस केस में सेक्शन 66 एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब बाईबैक इज नॉट इक्वल टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब सर सुनो, 2 लाइबिलिटीज की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेंबर्स की लाइबिलिटीज, दूसरा क्रेडिटर्स के टुवर्ड्स लाइबिलिटीज की बात करने वाले। पहले मेंबर्स की लाइबिलिटीज की बात करते हैं। अगर आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया है ना, आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस हो गया है ना, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी है? पास्ट या प्रेजेंट मेंबर किसी की भी लाइबिलिटी उतनी ही है, द रिड्यूस शेयर कैपिटल लेस द अमाउंट पेड अप। जितना आपका रिड्यूस शेयर कैपिटल है और जितना आपने पे कर दिया है, वो दोनों का जो डिफरेंस है उतना ही आप लाइबल हो पे करने के लिए, उससे ज्यादा पे करने के लिए लाइबल नहीं हो। अब सर एक बात समझो, जब आप ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेना चाहते हो ना, तो ट्राइब्यूनल को आप एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स भेजते हो। अब उस लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में अगर किसी क्रेडिटर का नाम आपने नहीं एंटर किया, किसी क्रेडिटर का नाम एंटर नहीं किया बिकॉज ऑफ हिज ओन इग्नोरेंस और अदरवाइज किसी भी कारण से, एंड कंपनी डिफॉल्ट्स अंडर सेक्शन 6 ऑफ आईबीसी, सेक्शन 6 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड होता है सर। बेसिकली अगर डिफॉल्ट करते हैं तो कौन कौन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है तुमको अभी नहीं समझ आएगा। तो कंपनी अगर डिफॉल्ट कर देता है तो सेक्शन 6 के अंडर तो क्या होगा सर, हर मेंबर जो है कंपनी का जिस दिन आपका रिडक्शन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन किस दिन हुआ, जिस दिन आपने आरओसी को भेजा, तो वो लोग जितने भी मेंबर्स है ना उस दिन, वो लायबल होंगे उस क्रेडिटर की तरफ कि भैया वो क्रेडिटर का पैसा तुमको देना पड़ेगा वाइंडिंग अप के केस में। या अगर कंपनी का एक्चुअल में वाइंडिंग अप हो रहा है ना, तो ऑन एप्लीकेशन बाय दैट क्रेडिटर सेटल द लिस्ट ऑफ पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट, मतलब आप बताओगे कौन कौन लोग हैं जो पैसा देंगे। मतलब सर बेसिकली रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ऐसे ही गाना गाने में याद कर लो कि भाई देख, क्रेडिटर का नाम पूरा जाना चाहिए। अगर किसी का नाम क्रेडिटर का लिस्ट ऑफ क्रेडिटर से अगर छूट गया और कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया ना, तो भैया जो मेंबर्स थे ना, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है रिडक्शन का, उस दिन के मेंबर्स जो है वो लायबल हो जाएंगे। पर सर अगर वाइंडिंग अप का केस है तो क्रेडिटर एप्लीकेशन देगा और एप्लीकेशन के बाद आप एक लिस्ट ऑफ पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट सेटल करोगे। ये क्या प्रोविजन हो गया सर? लायबिलिटी का प्रोविजन हो गया। अब सर जब आप लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में किसी का नाम गलत भेज रहे हो, तो ऑफिसर जिसने नाम कंसिल किया या जिसने मिस रिप्रेजेंट किया नेचर या अमाउंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था मुक्ता का 1 लाख रुपए पेबल है, आपने 100 रुपए दिखाया, तो मिस रिप्रेजेंट अगर किया या फिर अगर आपने दोनों में से कुछ भी नहीं किया पर आपको पता है ऐसा कुछ गलत हो रहा है, तो आप लायबल हो जाओगे फ्रॉड के लिए सेक्शन 447 में फ्रॉड के लिए लायबल हो जाओगे। सर ये क्या था? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। बेसिक चीजें क्या है सर? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल 3 तरीके से हो सकती है, टक टक टक, ठीक है। ये 3 तरीके से रिडक्शन हो सकते हैं। 3 चीजें लगेगी, एसआर, एमओए और ट्राइब्यूनल का अप्रूवल। ट्राइब्यूनल 4 लोगों को रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजेगा, 3 महीने के अंदर रिप्रेजेंटेशन करना। रिप्रेजेंटेशन आ जाने के बाद क्रेडिटर्स का ध्यान रखेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का ध्यान रखेगा और ऑर्डर दे देगा। ऑर्डर को रजिस्टर करवा लेना आरओसी के पास भेज के 30 दिन के अंदर अंदर। और लाइबिलिटीज के बारे में हमने 2 पॉइंट पढ़ा, ठीक है। सर अब आ जाओ सेक्शन 68 पे। 67 पढ़ेंगे, 68 पढ़ लो एक बार। सर क्या है 68 टॉक्स अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इट इज अबाउट अ बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आप अपने खुद के शेयर्स बाईबैक कर रहे हो, क्या आप बाईबैक कर सकते हो सर? बिल्कुल बाईबैक कर सकते हो। बाईबैक के क्या प्रोविजन है? कंपनी अपने खुद के शेयर्स बाईबैक कर सकता है और उसके अलावा एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज पर 3 जगह से पैसे निकालेगा सर बाईबैक के। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सही बोला ना मैंने? आप अगर बाईबैक कर रहे हो तो आप बाईबैक के पैसे 3 जगह से निकालोगे, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर। सर सीआरआर नहीं, सीआरआर तो सिर्फ बोनस शेयर्स के लिए इशू होता है ना। आप तो यहाँ पे बाईबैक कर रहे हो, तो बाईबैक के 3 सोर्सेस है सर, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और सिक्योरिटी। आपने कोई नया शेयर्स इशू किया, उससे पैसे आए और आपने पुराने शेयर्स को बाईबैक कर लिया। अब सर सुनो, नो बाईबैक शैल बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड्स ऑफ शेयर्स। मतलब सर इसके पहले आपने कोई सेम काइंड ऑफ शेयर्स इशू किए थे, उससे पैसे आए और उसी से आप रिडीम कर दे रहे हो सेम काइंड ऑफ शेयर्स, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। तो तूने पहले बाईबैक, तूने इशू ही क्यों किया? अगर तेरे को इधर बाईबैक ही करना था तो तूने इशू क्यों किया? कोई सेंस
सेंस नहीं बनता, तो सर नो बाईबैक शैल बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स। मतलब क्या सर, एक आपके पास डीवीआर 1 एग्जिस्टिंग था, एक आपके पास डीवीआर 1 एग्जिस्टिंग था, आप डीवीआर 2 इशू करके पैसे आए, उन पैसों से डीवीआर 1 बाईबैक मत करो, तुमको दोनों डीवीआर ही था ना, तुमने चेंज कहां किया? अगर चेंज किए तो अलग बात है, वरना कोई मतलब नहीं है सर। उसके बाद मैंने क्या कहा, कंडीशन फॉर बाईबैक, कंडीशन ऑफ बाईबैक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाईबैक अगर करना है तो आपको ऑथराइजेशन लगेगा। कहां से ऑथराइजेशन लगेगा सर? पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइजेशन लगेगा, दूसरा शेयर होल्डर का ऑथराइजेशन ले लेना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। लेकिन सर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लगेगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन विल नॉट बी रिक्वायर्ड। क्या दो कंडीशन है सर? अगर बाईबैक का जो अमाउंट है ना वो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से के 10% से कम है। मैंने क्या कहा, अगर आपका बाईबैक जो है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के 10% से कम का अगर बाईबैक है तो इसको क्या कहते हैं? हम इसको क्या कहते हैं सर? इसको हम क्या, तो आपका बहुत छोटा बाईबैक है। एंड सच बाईबैक हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड इन द बोर्ड मीटिंग। मतलब सर एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होकर के बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल मिल गया है, मतलब सर लिमिट भी कम है और आपको बोर्ड ने अप्रूव भी कर दिया बोर्ड मीटिंग में, तो दोनों कंडीशन मीट हो जाते हैं ना। तो शेयर होल्डर को छोटी मोटी बातों के लिए परेशान करने की जरूरत नहीं है। कितना है सर? 10% और लेस ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अब सर सुनो, ये तो पहला लिमिट हो गया। ये क्या लिमिट हो गया कि तुमको एसआर नहीं लगेगा। अब सर दूसरा, उसके बाद एक लिमिट है बाईबैक कितने हद तक कर सकते हो। तो लॉ ने कहा पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के 25% तक, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के 25% तक आप बाईबैक कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। एक फाइनेंशियल ईयर में पेड अप शेयर कैपिटल प्लस, पेड अप कैपिटल है सर, पेड अप इक्विटी प्रेफरेंस नहीं है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 25% या उससे कम तक का बाईबैक कर सकते हो। अब सर बाईबैक करने के बाद, बाईबैक करने के बाद एक रेशियो आपको चेक करना पड़ेगा, डेट टू इक्विटी का रेशियो। मतलब जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट का एग्रीगेट है आफ्टर द बाईबैक इज less than or is not more than twice of the paid up capital plus free reserves, is not more than twice of the paid up capital plus free reserve। मतलब आपका debt is to equity का रेशियो 2 से कम होना चाहिए, और such number और such higher amount, higher number as may be prescribed by CG। अब सर CG बोल सकते हैं 2 के जगह 3 4, लेकिन CG ने कुछ नहीं बोला है, 2:1 का ही रेशियो रखने बोला है। अब सर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। अगर आप बोनस शेयर्स इशू बाईबैक करना चाहते हो तो सर फुल्ली पेड अप शेयर्स का बाईबैक कर सकते हो। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी का रेगुलेशन का कंप्लायंस कर लेना, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के रूल्स का कंप्लायंस कर लेना। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, अगर आपने बाईबैक अभी किया है, बाईबैक शुरू किया, बाईबैक क्लोज हो गया, मैंने आपको बजाज ऑटो का बाईबैक का न्यूज़ दिखाया था, मैंने पूरा डिटेल दिखाया था कैसे खरीद रहे, कितने प्राइस पे खरीद रहे, कब तक इशू चालू रहते हैं, बंद रहते हैं। तो अगर आपने बाईबैक क्लोज हो गया, जिस दिन शुरू किया और क्लोज हो गया, बाईबैक क्लोज होने के बाद 1 साल तक ना मुंह भी मत खोलना, बाईबैक बोलना भी मत अपने जुबान से, जुबान खींच लेंगे, बाईबैक मत बोलना। अगर तुम बाईबैक करने की बात कर रहे हो ना सर, तो 1 साल के बाईबैक खत्म होने के बाद 1 साल तक बाईबैक नहीं करोगे सर। वापस से एक बार याद कर लो, 2 ऑथराइजेशन लगेगा। बाईबैक की कंडीशन बता रहा हूं। सबसे पहले बाईबैक कहां से दे सकते हैं? बाईबैक कहां से कर सकते हो आप? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, और प्रोसीड्स फ्रॉम इशू फॉर द पर्पस ऑफ बाईबैक। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, बाईबैक के कंडीशंस क्या है? आपको आर्टिकल में ऑथराइजेशन चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। वेरी गुड, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लगेगा अगर आप बोर्ड 10% से कम बाईबैक कर रहे हो। 10% किसका सर? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के 10% से कम बाईबैक कर रहे हो, एंड अ बोर्ड रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग टू दिस इफेक्ट। तो आपको एसआर नहीं पास करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कहा बाईबैक की लिमिट है। लिमिट क्या है बेटा? लिमिट क्या है बेटा? लिमिट क्या है बेटा? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स से कम होना चाहिए इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब सर यहां पे मैंने स्टार बना के एक पॉइंट बना रखा है कि अगर आप इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हो ना, आप यू तो क्या लिखा है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हो ना, तो इन केस ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स कंसीडर द लिमिट ऑफ 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब सर पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स की जगह पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का लिमिट देख लेना, ठीक है। उसके बाद सर मैंने कहा डेट इज टू इक्विटी का रेशियो देख लेना, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट जो है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स के 2 टाइम्स से कम होना चाहिए। अब सर फुली पेड अप होना चाहिए तभी बायबैक हो सकता है। अगर लिस्टेड है तो सेबी का कंप्लायंस कर लेना, लिस्टेड नहीं है तो कंपनीज एक्ट के रूल्स का कंप्लायंस कर लेना, और 1 साल के अंदर दोबारा बायबैक करने मत आ जाइए। अब सर आप स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए भेजते हो नोटिस, नोटिस में अटैच करते हो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको बायबैक का पूरा इंडिकेशन देना पड़ेगा कि पूरा मटेरियल फैक्ट देना पड़ेगा, क्यों हम बायबैक कर रहे हैं, कौन से शेयर्स का बायबैक कर रहे हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। जैसे बजाज ऑटो मैंने आपको दिखाया था 2500 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, और कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये बायबैक, कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर? यूजुअली खत्म कितने दिन में होना चाहिए? जिस दिन आपने बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया ना, उसके 1 साल के अंदर बायबैक खत्म हो जाना चाहिए। मतलब सर आज बोर्ड रेजोल्यूशन या एसआर पास किया, सर ये बोर्ड रेजोल्यूशन या एसआर मतलब क्या होता है? अरे बाबा 10% से ज्यादा है तो एसआर पास करो, 10% से कम है तो बीआर पास करो। तो एसआर या बीआर जो भी पास किया आपने
उसके एक साल के अंदर बाईबैक खत्म हो जाना चाहिए, और जिस दिन बाईबैक खत्म हुआ ना उसके एक साल के तक आप और बाईबैक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू फर्दर बाईबैक। अब सर उसके बाद मैंने क्या कहा, जो बाईबैक आप करोगे, जो बाईबैक आप करोगे वो किससे करोगे, किससे खरीदोगे? तो सर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से भी खरीद सकते हो प्रोपोर्शनेटली, या आप ओपन मार्केट से भी खरीद सकते हो, जितना जिसको बेचना है बेचो, या आप एम्प्लॉइज को जो ईसॉप्स या स्वेट इक्विटी शेयर्स में दिए थे ना वो शेयर्स भी खरीद सकते हो। क्यों सर? क्योंकि यहां ऊपर देख रहे हो आप लिखा है अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। क्या लिखा है? अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मतलब सर आप सिर्फ इक्विटी शेयर्स नहीं, उसके अलावा कोई भी और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज भी खरीद सकते हो, मतलब ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स भी खरीद सकते हो। अब सर बाईबैक करने के पहले, बाईबैक करने के पहले आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भेजना होता है। किसको भेजते हो सर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी? आप भेजते हो रजिस्ट्रार और कंपनी को और सेबी को। कंपनी एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बना के आरओसी को और सेबी को भेजती है, आरओसी और सेबी को भेजती है। सेबी को अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो कौन से फॉर्म में सर? फॉर्म SH9 में भेजोगे, उसमें आप साइन करोगे, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। हर जगह हम 2 डायरेक्टर करते थे, यहां पे हमने पहली बार बोला MD होना बहुत जरूरी है। और उस डिक्लेरेशन के साथ आप एक एफिडेविट अटैच करोगे जिसमें बोर्ड ये बोलेगा कि हमने भाई पूरी इंक्वायरी कर ली है कंपनी के बिजनेस का, और कंपनी केपेबल है पूरे डेट्स को चुकाने का, company is capable of meeting its liability and the company will not be rendered insolvent within in a 1 year। कि आप एक साल में insolvent नहीं हो जाओगे, ये हम अभी बिजनेस इंक्वायरी करने के बाद हम तुमको बता रहे हैं। ऐसा आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी मतलब क्या सर? भाई मैं कर लूंगा तो टेंशन मतलब मेरे को बाईबैक करने दे, वैसा। अब सर जब आपने शेयर्स बाईबैक कर लिए तो आपके पास शेयर्स आ गए, उसका क्या करोगे? आप उसको एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय करोगे विद इन 7 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द बाईबैक। जब आपका बाईबैक खत्म हुआ उसके 7 दिन के अंदर आप उसको एक्सटिंग्विश या फिजिकली डिस्ट्रॉय करोगे। अब सर जब कंपनी बाईबैक खत्म कर लेती है ना, कंपनी बाईबैक खत्म कर लेती है ना, उसके 6 महीने बाद, उसके 1 साल तक तो तू बाईबैक मत करना, ठीक है, मतलब ज्यादा पैसे मत दिखाना, लेकिन उसके 6 महीने में गरीबी भी मत दिखाना। 1 साल तक अमीरी और मत दिखाना, 6 महीने तक गरीबी मत दिखाने लग जाना। कैसे? कि आज मैंने बाईबैक कर लिया और 3 महीने बाद मैं फ्रेश इशू कर रहा हूं सिमिलर काइंड ऑफ शेयर्स। नहीं भैया, नो फर्दर इशू ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सिक्योरिटी शैल बी मेड फॉर 6 months फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द बाईबैक। अगर एक्सेप्शन ये है सर, आप बोनस इशू कर सकते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर, अगर कन्वर्जन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का या डिबेंचर्स का, उसमें इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो। ये तो आप कर ही सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोनस हो गया, ईसॉप हो गया, स्वेट इक्विटी शेयर हो गया, ये कन्वर्जन वाली बातें हो गई। पर उसके अलावा जाके भीख मत मांगने लग जाना भाई कि मेरे को पैसे दो, मेरे को पैसे दो। अभी तुमने बाईबैक करके होशियारी दिखाई है। और सर आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, SH10। ये रजिस्टर में आप क्या दिखाओगे? शेयर्स आपने कौन से खरीदे, कितना कंसिडरेशन आपने पे किया खरीदने का, कौन से दिन कैंसिल किया, कौन से दिन एक्सटिंग्विश किया, और बाकी कंडीशन। मतलब सर आपको कंक्लूजन बताना पड़ेगा बाईबैक का। पहले आपने एक्सप्लेनेटरी नोट में, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपने बताया था बाईबैक में हम क्या क्या करने की इच्छा रखते हैं, और जब इच्छा आपकी पूरी हो गई तो रजिस्टर में डाल करके उसको रख देना। सर ये बाईबैक का प्रोविजन है सेक्शन 68 में। सेक्शन 68 टॉक्स अबाउट व्हाट? सेक्शन 68 टॉक्स अबाउट बाईबैक। अब सर आ जाओ सेक्शन 67 में, रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ बाय कंपनी और गिविंग लोन टू फॉर इट्स परचेज टू डायरेक्टर्स। सर ये इसमें एक दो क्वेश्चन है, समझना। क्या कंपनी अपने खुद के शेयर्स खरीदने के लिए किसी और को पैसे दे सकती है? क्या कंपनी अपने खुद के शेयर्स खरीदवाने के लिए किसी और को पैसे दे सकती है? लॉ ने कहा नहीं भाई, लॉ ने कहा नहीं। नो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल विल हैव द पावर टू बाय इट्स ओन शेयर्स। और पावर टू बाय तो छोड़ो, कोई पब्लिक कंपनी किसी को लोन, गारंटी या असिस्टेंस भी नहीं देगी कि भाई तू मेरी शेयर्स या मेरे होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीद। ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जियो अपने एम्प्लॉइज को पैसा दे रहा है कि जाओ तुम रिलायंस होल्डिंग का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स खरीदो। ना बाबा ना। पर सर लाइफ में वो तो कहते हैं ना, जितना इंसेप्शन देख के कंफ्यूज नहीं हुआ उतना तो एक्सेप्शन देख करके कंफ्यूज हो रहा हूं। 3 एक्सेप्शन है सर, 3 केस में आप अपना सपोर्ट दे सकते हो किसी को भी। सर पहला, अगर आप बैंकिंग कंपनी हो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन ही देती है तो मना क्यों करेगी सर? अगर HDFC बैंक है और HDFC बैंक के पास किसी ने आया कि बोला मेरे को 1 करोड़ का लोन चाहिए, बोले HDFC बैंक क्यों? बोले मेरे को HDFC बैंक का शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो बैंक का तो काम है ना लोन देना, तो बैंक लोन देगी। भले तू जाके HDFC में इन्वेस्ट कर, ICICI में इन्वेस्ट कर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद सर, अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एक स्कीम बनाया और उस स्कीम के अंडर आप अपने एम्प्लॉइज को क्या दे रहे हो, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को पैसा दे रहे हो शेयर्स खरीदने के लिए, तो वो पैसा भी दे सकते हो। और तीसरा सर इंपॉर्टेंट है, क्या है सुनना, अगर आप अपने किसी एम्प्लॉय को लोन दे रहे हो अपने ही कंपनी के शेयर्स या अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के, तो आप दे सकते हो। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना, वो जो आपका एम्प्लॉय है ना, वो जो आपका बंदा है ना, वो आपका एम्प्लॉय है, लेकिन एम्प्लॉय में वो डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन की पोजीशन में नहीं है, थोड़े लोअर क्लास पे लोग हैं, और उसको जो अमाउंट दे रहे हो ना लोन का, वो उसकी सैलरी के 6 महीने से कम है। कितने की सर सैलरी? साल की सैलरी अगर 12 लाख है तो 6 लाख रुपए से कम का उसको लोन दे रहे हो। और क्यों दे रहे हो? ताकि वो फुल्ली पेड अप शेयर्स खरीद सके, आपकी कंपनी का या होल्डिंग कंपनी का, आपकी कंपनी का या होल्डिंग कंपनी का। तो मैंने क्या कहा सर, 3 कंडीशन मीट होने चाहिए। पहला, पैसा किसको दे रहे हो? एम्प्लॉय को दे रहे हो जो डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन नहीं है। अमाउंट कितना दे रहे हो? सैलरी की 6 महीने की सैलरी से कम
कम का अमाउंट दे रहे हो और उसको फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी या होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने के दे रहे हो, तो सर इन दैट केस इट इज अलाउड, इट इज वेरी वेल अलाउड, इट विल नॉट कम अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन. अगर आपने कॉन्ट्रवेंशन किया तो कंपनी 1 लाख से 25 लाख एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 3 साल तक का जेल एंड 1 लाख से 25 लाख की पेनल्टी लगेगी. सर पहली बार ऐसी जगह देखा जहां ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी 25-25 लाख तक की पेनल्टी लगती है. कुल मिला के अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स खरीदने के पैसे मत देना. क्यों सर? अगर ऐसा करती रही ना कंपनी तो रिलायंस पैसे देके रिलायंस जियो में पैसे डलवाता रहेगा और कंपनी का शेयर का प्राइस जबरदस्ती बढ़ता रहेगा. कोई सेंस नहीं बनता है. सर सेक्शन 69 जो था एक्चुअली 69 और 70 बाईबैक से ही रिलेटेड है. 69 क्या कहता है? जब आप बाईबैक करते हो ना 3 जगह से कर सकते हो. फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से और न्यू प्रोसीड से. पर अगर तुम फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से बाईबैक कर रहे हो ना बेटा, तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना. कितना ट्रांसफर करोगे भैया? नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक जो है वो आप ट्रांसफर करोगे और उसको सिर्फ बोनस के लिए इशू करोगे. अब सर प्रोहिबिशन ऑफ बाईबैक, हम 3 केसेस ऐसे बताने वाले हैं जिसमें बाईबैक प्रोहिबिटेड है. बाईबैक प्रोहिबिटेड है मतलब इस तरीके से बाईबैक मत करना. नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. कैसे सर? अपने सब्सिडरी के थ्रू, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू. और आप बाईबैक कर ही नहीं सकते अगर आपने डिफॉल्ट किया है डिपॉजिट, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स या डिविडेंड में या टर्म लोन या बैंकिंग कंपनी के टर्म लोन के रीपेमेंट में. मतलब किसी भी तरह का डिफॉल्ट किया है भाई, इधर तूने बैंक का पेमेंट नहीं किया, इधर तू होशियारी मार के बाईबैक कर रहे नहीं भाई, तू बाईबैक नहीं कर सकता. मतलब कैसे? पहला अपने सब्सिडरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट मत करना, दूसरा इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट मत करना और तीसरा बाईबैक जो है वो डिफॉल्ट अगर तुमने किया है ना तो तब मत करना. लेकिन अगर तुमने डिफॉल्ट ठीक कर दिया ना, रेमेडीड मतलब इफ यू हैव मेड गुड द डिफॉल्ट, देन 3 साल तक का आपको पश्चाताप करना पड़ेगा. सर आज ही हमने डिफरेंशियल राइट में 5 साल पढ़े, लेकिन सर यहां पे क्या लिखा है 3 साल. क्यों? बोले मां लाइफ मां रूल्स. अगर मैं यहां भी 5 साल लिख देता बेटा तो मैं एमसीक्यू कैसे बनाता बेटा? तो यहां पे इसको ये एमसीक्यू मटेरियल है सर, ये एमसीक्यू मटेरियल है. अब सर मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो. कितने साल तक अगर आप बाईबैक करना चाहते हो, आपने डिफॉल्ट कर दिया तो डिफॉल्ट कर रहे हो तो बाईबैक नहीं कर सकते. फिर डिफॉल्ट अगर सुधार दिया तो सुधारने के बाद 3 साल का पश्चाताप करो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? बाईबैक कर सकते हो. अब सर हम शुरू करेंगे डिबेंचर और खत्म कर देंगे डिबेंचर. एक बार मेरे साथ जोर से लो सांस. सर ये वो लोग के लिए नहीं है जो बीच बीच में कभी बाद में ऐसे बीच बीच में देख रहे हैं, तुम लोगों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए जो शुरू से अभी तक सुनते आ रहे हैं. 71 ऐसा दिमाग में अच्छे से जाएगा. शांत हो जाओ, एक बार जोर से लो सांस. सर लो सुनो. हाँ जी. व्हाट इज सेक्शन 71? व्हाट इज सेक्शन 71? दोस्तों चलो खत्म करें. ओके गाइस. सर डिबेंचर्स सुनो मेरी बात. डिबेंचर सेक्शन 230. डिबेंचर क्या है सर? डिबेंचर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपका डेट एविडेंस होता है. डिबेंचर इज एनी इंस्ट्रूमेंट विच एविडेंसेस अ डेट. इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है. डिबेंचर्स के बारे में सर सेक्शन 71 में लिखा है, आराम से सुनना, बहुत आसान है. सर डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर्स भी वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स की तरह कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल इस तरह के आते हैं सर. तो अ कंपनी में इशू डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स ईदर ओनली और पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन. मतलब सर आप ऐसा शेयर्स इशू कर सकते, डिबेंचर्स इशू कर सकते हो जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल है. पर आप डिबेंचर्स इशू करने के पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे जनरल मीटिंग में. यू विल हैव टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन. अब सर सुनो, कोई भी डिबेंचर में ना वोटिंग राइट्स नहीं होते. देयर आर नो वोटिंग राइट्स इन केस ऑफ अ डिबेंचर. डिबेंचर 2 तरह का होता है सर, मेनली सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर. सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर. सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करने के लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड रूल्स का पालन करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा. यू विल हैव टू कंप्लाई विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स फॉर इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स. सर सिक्योर्ड डिबेंचर्स के क्या कंडीशन है? सिक्योर्ड डिबेंचर्स जो होंगे ना वो रिडीमेबल होंगे. रिडीमेबल सिक्योर्ड डिबेंचर्स जब आप इशू करते हो ना तो वो 10 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता. जैसे प्रेफरेंस शेयर 20 साल का हो सकता है, वैसे डिबेंचर सिर्फ 10 साल का हो सकता है. पर एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन, 10 साल से ज्यादा का भी प्रेफरेंस शेयर हो सकता है लेकिन 30 साल से ज्यादा नहीं होना. सॉरी, 10 साल से ज्यादा का भी डिबेंचर हो सकता है लेकिन 30 साल से ज्यादा का डिबेंचर मत इशू करना. इन केस ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज. पहला, कंपनीज हु आर एंगेज्ड इन सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सेम जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स में था. दूसरा, इंफ्रा फाइनेंसेस कंपनीज, इंफ्रा फाइनेंसिंग कंपनी. तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, एनबीएफसीज जो है. और कोई भी और कंपनी जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट का या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का या एनएचबी का, एनएचबी मतलब सर नेशनल हाउसिंग बैंक का
अप्रूवल ले लिया है कि 10 साल से ज्यादा का मैं डिबेंचर इशू करूंगा। तो सर डिबेंचर यूं तो 10 साल के लिए इशू होता है, पर 10 साल से अगर ज्यादा इशू करना पड़े चाहो तो मैक्सिमम 30 साल तक के लिए इशू कर सकते हो, लेकिन उसमें भी 4 ही कंपनीज आती है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी, फोर्थ कोई भी कंपनी जिसने सीजी, आरबीआई या नेशनल हाउसिंग बैंक का अप्रूवल ले लिया है। सर यहां पे वो मिनिमम 10% आपको 21st ईयर के बाद ऑप्शन देना पड़ेगा रिडीम करने का, उस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है जो हमारे प्रेफरेंस शेयर में हुआ करता था। अब सर सिक्योर्ड डिबेंचर मतलब क्या हो रहा है, आप अपने किसी एक असेट का या प्रॉपर्टी का चार्ज क्रिएट कर रहे हो इन फेवर ऑफ द डिबेंचर होल्डर। पर सर डिबेंचर होल्डर के बिहाफ में डिबेंचर होल्डर तो नहीं होता, आप डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में कर देते हो चार्ज क्रिएट। अब सर आप जो है ना कौन से प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो, अपनी कंपनी के या अपनी सब्सिडरी के या होल्डिंग के या एसोसिएट के, कोई भी कंपनी के प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो जिसकी वैल्यू, जो प्रॉपर्टी की चार्ज क्रिएट कर रहे हो ना, मान लो आपने डिबेंचर रेस किया है 100 करोड़ का, तो आपको प्रॉपर्टी जो देनी है ना वो उतना वैल्यू का होना चाहिए जो आपका डिबेंचर का रीपेमेंट और साथ में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों का ध्यान रख ले, उतनी वैल्यू का प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो सर सिक्योर कैसे करोगे, आपको एक सिक्योरिटी देनी पड़ेगी अपने प्रॉपर्टी और असेट की, और आपको सर एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट होता है सर, जैसे आप पब्लिक ऑफर करते थे तो प्रोस्पेक्टस लाते थे ना, वैसे ही जब आप डिबेंचर रेस करते हो आप प्रोस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर इशू करते हो, तो उसके प्रोस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर को इशू करने के पहले आपको एक डिबेंचर ट्रस्टी बनाना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। कौन अपॉइंट करता है सर, कंपनी अपॉइंट करता है डिबेंचर ट्रस्टी। और एक बार जब आपका अलॉटमेंट हो जाए ना डिबेंचर्स का, तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर डिबेंचर ट्रस्टी को एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड साइन करना पड़ता है, जिसमें वो कहता है मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने डिबेंचर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट का प्रोटेक्ट करूंगा। तो सर ये क्या है, डिबेंचर ट्रस्टी। तो मैंने क्या कहा सर, सिक्योर्ड क्रेडिटर में मैंने आपको 3 पॉइंट बताया। पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स में मैंने आपको 3 पॉइंट बताया, पहले बताया पीरियड क्या होता है, दूसरा मैंने बताया सिक्योरिटी क्रिएट कैसे करोगे, तीसरा डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में। कौन अपॉइंट करेगा सर, कंपनी अपॉइंट करेगा। सर भले वो काम कर रहा है डिबेंचर होल्डर के लिए, लेकिन अपॉइंट नालायक कंपनी कर रही है। और कब करोगे सर, प्रोस्पेक्टस इशू हो जाने के पहले आप क्या करोगे, अपॉइंट कर दोगे और उसके बाद एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड में इंश्योर करवाओगे। सर क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। आप एक डीआरआर अकाउंट खोलोगे जिसमें आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सर एक ही जगह से डीआरआर खुल रहे हैं, प्रॉफिट से डीआरआर खुल रहा है, और ये जो अमाउंट क्रेडिटेड है ना वो सिर्फ और सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए यूज होगा, उसके अलावा किसी और चीज के लिए यूज नहीं होगा। सर देखो ये जो है ना, ये इसके बारे में ना आपके मॉड्यूल में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है। आपको समझना है 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनको डीआरआर की जरूरत नहीं है, एक जिनको डीआरआर की जरूरत है। जिनको जरूरत है उनको कितनी जरूरत है वो हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जिनको जरूरत नहीं है, जैसे कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग कंपनीज होती है, उनको डीआरआर की जरूरत नहीं होती है। पर सर जिनको जरूरत है उनका क्या, उनको अपने हर साल के 30 अप्रैल के पहले उनको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट या डिपॉजिट करना पड़ेगा अ सम नॉट लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। मतलब सर अगर मैं ये फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, ये शुरू होता है 1 अप्रैल से और ये खत्म होता है 31 मार्च से, और ये पिछला फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो आपको ना 30 आपको निकालना है 30 अप्रैल यहां पे देखना है, और 30 अप्रैल को आपको 30 अप्रैल के पहले उतना अमाउंट जमा करवा देना है, विच इज इस साल कितना अमाउंट मैच्योर हो रहा है उसका 15%। इस साल जितना अमाउंट मैच्योर हो रहा है उसका 15% आपको डिपॉजिट करवा देना है। कहां पे आपको डिपॉजिट करवा देना है, डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट में। सर देखो अभी डीआरआर अकाउंट अलग से बैंक अकाउंट खोल के रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, डीआरआर को बुक एंट्री करोगे, और वो जो पैसे आपने अलग किए ना 15%, उसको आप इन्वेस्ट या डिपॉजिट कर दोगे। कहां इन्वेस्ट या डिपॉजिट करोगे सर, आप उसको डिपॉजिट कर सकते हो बैंक के साथ, आप उसको अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, अनएनकम्बर्ड मतलब सर जो गिरवी नहीं है, अनएनकम्बर्ड मतलब फ्री ऑफ एनी चार्जेस। तो सर अनएनकम्बर्ड मतलब सर आप समझ लो फ्री मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं लगे, फ्री मतलब क्या, उसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज विद सीजीआईएसजी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई है, अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, एक एक्ट है सर, उसमें भी अगर कोई अच्छे सिक्योरिटीज लिखे, या अनकम्बर्ड बॉन्ड्स ऑफ एनी अदर कंपनी जो नोटिफाइड है, मतलब सर बेसिकली सेफ इन्वेस्टमेंट कर देना वो 15% को जो आपने अलग किया है। अब वो जो 15% आपने अलग किया है ना, उसका ध्यान रखना, द अमाउंट शेल नेवर फॉल बिलो 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ दैट ईयर। जो 31 मार्च को अमाउंट मैच्योर हो रहा है उसके 15% से कम नहीं होना चाहिए, एंड shall not be used for any person other than purpose other than redemption। जो पैसा है उसको रिडम्पशन के लिए यूज करना, मतलब से पैसा 15% ट्रांसफर कर देना, 15% से कम नहीं होना चाहिए, और उसको सिर्फ रिडेम्पशन के लिए यूज करना। ये क्या है बेटा,
ये क्या है, आपके डिबेंचर का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसको आप पैसे को क्या करते हो, अलग से इन्वेस्ट या डिपॉजिट करते हो, ताकि आपने आज तो भेज दिए, मान लो आपने पैसे यहां पे भेज दिए 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए भेज दिए, पर आपका रिडेम्पशन जो था ना वो एकदम ईयर एंड पे था, तो इतने समय तक जंग लगेगा क्या पैसे को? नहीं, उसको आप इन्वेस्ट कर दोगे या डिपॉजिट कर दोगे ताकि आपको थोड़ा मोड़ा रिटर्न मिलते रहे। अब सर वो तो हो गया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में। अब बात करते हैं सर डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में। सबसे पहले सवाल आता है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कब होता है? हर डिबेंचर डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है क्या? नहीं सर, हर डिबेंचर हर किसी के नहीं होते लक्ष्मण, हर किसी के नहीं होते लक्ष्मण। सर ये वो उसका डायलॉग है, शाहरुख खान बोलता है ना उसको, मैं हूं ना मूवी में। जाने दो, सुनो मेरी बात सर, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट करते हो? दो ही केस में, अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो पब्लिक को, या अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो अपने मेंबर को, और मेंबर्स जो है वो 500 से ज्यादा है, तो आपको प्रोस्पेक्ट आपको डिबेंचर ट्रस्टी इशू करना पड़ता है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। सर आपको पता है ना, प्रोस्पेक्टस के पहले अपॉइंट होगा और प्रोस्पेक्टस के बाद एक डिबेंचर ट्रस्टी साइन करेगा। पर सर ये डिबेंचर ट्रस्टी होता कौन है? मैं ऋतिक रोशन को बना दूं क्या, मजा आएगा? लॉ कहता है बना दे, लेकिन तेरे को तीन चीज लगेगा। पहला, उसका नाम जो है तेरे को प्रोस्पेक्टस में पहले से लिखना पड़ेगा, तेरे को उसका रिटन कंसेंट लेकर के लेना रखना पड़ेगा, और ये रिटन कंसेंट ले लिया है ऐसा तेरे को प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ेगा। तीसरा, तेरे को उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। सर जो डिबेंचर ट्रस्टी होता है उसका तीन चीज लगेगा, नाम प्रोस्पेक्टस में बता देना, रिटन कंसेंट लेकर के प्रोस्पेक्टस में लिख देना, और तीसरा उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। एलिजिबिलिटी मतलब क्या सर? बेसिकली एक तरह से यूं समझ लो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक तरह से यूं समझ लो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब क्या सर? उसका उसका कंपनी से कोई वास्ता नहीं, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इंडिपेंडेंट कैसे होगा सर? अ पर्सन शेल नॉट बी अपॉइंटेड विद डीटी इफ ही, अगर ये 7-8 कंडीशन में फॉल करता है ना, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कैसे सर? बेनिफिशियली होल्ड शेयर्स इन द कंपनी, अगर आप कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हो। उसके अलावा सर अगर आप कंपनी के डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन या ऑफिसर या एम्प्लॉय हो, कैश में कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग, कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग। उसके बाद मैंने कहा सर अगर आपने कंपनी से पैसे लेने हैं, बेनिफिशियली एंटाइटल टू मनी टू बी पेड बाय द कंपनी। सर अगर आपको कंपनी से 5 रुपए भी लेने हैं ना, तो मनी मैटर नहीं करता, आपको 5 रुपए भी लेने हैं, आप डिस्क्वालिफाइड हो। इनडेटेड टू कैश और सब्सिडरी ऑफ दी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, अगर आपको कंपनी को पैसे देने हैं या उसके एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग को पैसे देने, या आपने इस डिबेंचर्स के रिलेटेड अगर आपने कोई गारंटी इशू कर रखा है, या आपका पेक्यूनरी रिलेशन है सर कंपनी के साथ। पेक्यूनरी रिलेशन मतलब क्या? हमने 3-4 लिमिट बताए हैं, 2% ऑफ क्रॉस टर्नओवर, टोटल इनकम, और 50 लाख रुपीस, और हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब। ये 4 की लिमिट में से जो भी लोअर है, जो भी लोअर है उससे ज्यादा का अगर आपका मॉनेटरी रिलेशन है ना, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। और अगर आप सर प्रमोटर या डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन के रिलेटिव हो, अगर ये 7 कंडीशन में कहीं भी आप फॉल करते हो, पहला अगर आप शेयर्स होल्ड करते हो, दूसरा अगर आप एम्प्लॉय हो, तीसरा मनी की बात है। मनी की बात है मतलब कि आपको पैसे लेने हैं, या आप इनडेटेड हो, या आपने गारंटी दे रखी है, या आपका पेक्यूनरी रिलेशन है। 4 पैसों की बातें, मनी की बातें, और फोर्थ अगर रिलेटिव हो, अगर आप रिलेटिव किसके हो, प्रमोटर के या डायरेक्टर के। तो सर आप समझ लो पहला हो गया शेयर्स, फिर हो गया आपके एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के साथ आ जाएगा उन लोगों के रिलेटिव्स, और उसके बाद आ गया सर मनी। मनी में ये 2 आ गए, और एक गारंटी अलग कर लो। मनी में 3 आ गए, मनी आपको लेना है, मनी आपको देना है, ये आपका पेक्यूनरी रिलेशन है, और गारंटी अलग कर लो, इससे शॉर्ट फॉर्म बन जाता है सर जेम्स। जी क्या है? आपको गारंटी दे रखा है। ई क्या है? आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय के रिलेटिव्स हो। एम्प्लॉय के रिलेटिव्स मतलब क्या सर? प्रमोटर या डायरेक्टर या की मैनेजर के रिलेटिव्स हो। उसके बाद सर एम मतलब क्या हो गया? मनी आपको लेना है, देना है, या पेक्यूनरी रिलेशन है। और एस मतलब क्या सर? आप बेनिफिशियल ओनर हो शेयर्स के, तो आप क्या हो? डिस्क्वालिफाइड, इसको कहते हैं सर जेम्स। उसके बाद मैंने कहा सर अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है डिबेंचर ट्रस्टी के पोजीशन में, तो उसको कौन फिल करता है? शेयर होल्डर फिल कर देते हैं कैजुअल वैकेंसी को। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, आपको चाहिए तो जर्म्स कर लो, आपको चाहिए तो जर्म्स कर लो। एम्प्लॉय के बाद रिलेटिव भी आ जाएगा, प्रमोटर, डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन का। सर उसके बाद मैंने क्या कहा? उसके बाद मैंने कहा कैजुअल वैकेंसी होता है तो शेयर होल्डर नहीं बेटा, उसको बोर्ड फिल करता है, बोर्ड फिल करता है। और सर कैजुअल वैकेंसी है, लेकिन अगर रेजिग्नेशन की वजह से फिल होता है, रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी होता है ना, तो फिल करने के पहले आपको डिबेंचर होल्डर के मेजॉरिटी का रिटन कंसेंट चाहिए होता है। सर कैजुअल वैकेंसी मान लो डेथ की वजह से भी हो सकता है, रेजिग्नेशन की वजह से। अगर रेजिग्नेशन की वजह से हुआ ना, तो आपको रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा आपके मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर का। लेकिन अगर डेथ वगैरह जैसे अननेचुरल चीजों की वजह से हुआ, तो उसको बोर्ड रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वैसे भी डिबेंचर ट्रस्टी को कंपनी ही अपॉइंट करता है। और अगर आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो सर, लेकिन आपको 3/4 वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर का कंसेंट चाहिए होगा, 3/4 वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर का कंसेंट चाहिए होगा। अब सर डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या होगा? डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। पर सर डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मीटिंग बुलानी पड़ सकती है डिबेंचर होल्डर की। मीटिंग 2 केस में आएगी सर, एक है सुओ मोटू, एक है सुओ मोटू।
तुमको कुछ नहीं बोल रहा हूं, सुओ मोटू बोल रहा हूं। सुओ मोटू मतलब क्या, खुद से। और दूसरा क्या है, अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ जिससे बुलाने की जरूरत है। सुओ मोटू कब सर, अगर 1/10 एन वैल्यू जो होल्ड करते हैं डिबेंचर होल्डर, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मीटिंग बुलाओ, तो मीटिंग बुलाई जाएगी। और दूसरा, अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ जिससे कि डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है इससे डिबेंचर होल्डर अफेक्ट हो सकते हैं, तो वो डिबेंचर होल्डर को बुलाएगा। सर दो केस है जिसमें डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो डिबेंचर होल्डर की मीटिंग बुलाएगा। डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर की मीटिंग दो केस में बुलाएगा। अगर 1/10 इन वैल्यू से ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स ने रिक्वेस्ट किया है, या उसको अगर खुद से लग रहा है कि भाई मेरे को ना बुलाना चाहिए क्योंकि कोई ऐसा हरकत हुआ है जिससे उनके राइट्स को अफेक्ट होगा। अब सर सुनो उसके बाद मैंने क्या कहा। सर अगर आपने डिवेंचर ट्रस्टी के साथ डिवेंचर ट्रस्ट डीड बनाया, उस ट्रस्ट डीड में आपने कोई ऐसा प्रोविजन डाला जिसमें आपने लिखा कि आप जो डिवेंचर ट्रस्टी है ना उसको एग्जेम्प्ट कर रहे हो फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब अगर तुम भरोसे का काम नहीं करेगा तो भी चल हम तेरे को माफ कर दे रहे हैं, ऐसा कोई प्रोविजन डाल रहे हो ना, वो प्रोविजन वॉइड हो जाएगा। भाई डिवेंचर ट्रस्टी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तुम अग्रीमेंट में डाल के कोई ऐसा पॉइंट से उसको माफी नहीं दे सकते। पर हां अगर आप एग्जेम्पशन दे ही रहे हो ना, तो सर आपको ना डुअल मेजॉरिटी लगेगी। डुअल मेजॉरिटी मतलब क्या, जो मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 3/4 इन वैल्यू। मतलब सर अगर 100 डिबेंचर होल्डर ने जो 1000 शेयर्स 1000 करोड़ का पैसा इन्वेस्ट कर रखे, तो मेजॉरिटी नंबर एंड 3/4 इन वैल्यू डिबेंचर होल्डर अगर अप्रूव कर देते ना, तो आप लाइबिलिटी से एग्जेम्पशन दे सकते हो। पर सर सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन की मेजॉरिटी इन पर्सन एंड 3/4 इन वैल्यू अगर अप्रूवल दे रहे हैं। अब सर इंटरेस्ट और जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, रिडेम्पशन करोगे। अब सर अगर डिबेंचर ट्रस्टी जो है उसका काम क्या है, डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अगर डिबेंचर ट्रस्टी एक कंक्लूजन पे आ जाता है कि कंपनी के पास इनफ एसेट्स नहीं है, कंपनी हैज इनसफिशिएंट एसेट्स टू डिस्चार्ज लायबिलिटी, देन द डिबेंचर ट्रस्टी विल फाइल एन एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल। आप ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दोगे और एप्लीकेशन देने पे ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा कि कंपनी तू और लायबिलिटी मत लेना, तू और पैसे मत उठाना, क्योंकि तेरे पास अभी जो एसेट्स है ना वो ऑलरेडी इनसफिशिएंट है अपने लायबिलिटी होल्डर डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के लिए। उसके बाद मैंने कहा सर अगर आप रिडीम नहीं करते हो डिबेंचर्स का, या उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफॉल्ट कर देते हो, तो ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन जाएगा। कौन देगा सर, डिबेंचर ट्रस्टी देगा, या डिबेंचर होल्डर्स खुद भी दे सकते हैं। और ट्राइब्यूनल बोलेगा भाई तत्काल प्रभाव से इनके पैसे वापस कर, रिडीम इट फोर्थविथ विद द इंटरेस्ट पेबल एंड इंटरेस्ट देयरऑन। और सर a contract with company to take up and pay for any debentures will be enforced as a degree of special performance। इसको छोड़ दो। उसके बाद मैंने क्या कहा सर, 181 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी जो है सीए फाइनल का सिलेबस है, उसमें कहता है अगर एक लिमिट है, इस लिमिट के ऊपर का बोरोइंग कर रहे हो ना, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो यहां पे भी वही करता है सर। देखो डिबेंचर बोरोइंग है तो लिमिट क्या है, 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर इससे ज्यादा का आप बोरोइंग कर रहे हो ना, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका डिबेंचर भी बोरोइंग ही है। और सर कंपनी जब बोरिंग करती है तो उसको एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है, फॉर्म PAS3 विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सच डिबेंचर। 30 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है। सर समझा क्या आपको, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. That was all about debenture. I hope you understood and I hope you were able to remember things. We took it in the most detailed manner possible. I really hope it was helpful for you guys. Thanks a lot, and I will see you all when? I will see you all in the next 2 hours for a test of your, for the test of your chapter 4. Until then, take rest, solve the question bank, and I'll see you after 2 hours. Okay, guys? कैसा लगा रिवीजन, फटाफट बताओ, चैट में भर भर के बताओ। गाइज योर अप्रिशिएशन इज माय मोटिवेशन, तो फटाफट बताओ कैसा लगा रिवीजन, फुल एनर्जी के साथ। कितने लोग बचे हैं बताओ। सर योर मोटिवेशन इज आवर इंस्पिरेशन, क्या बात है। तो हो गया गिव एंड टेक, सुपर से भी ऊपर। तो अगर मैं ऐसा रिवीजन लूंगा तो सीडी पे चढ़ के सैल्यूट मारेगी क्या, सीडी पे चढ़ के सैल्यूट मारेगी क्या? मतलब क्या शिल्पा शेट्टी सीडी पे चढ़ के वो सैल्यूट मारेगी क्या, सुपर से भी ऊपर? ओके गाइस, चलो बाय बाय, थैंक्स अ लॉट, एंड do make sure that you are sharing these videos with your friends, and do let me know in the comment guys, how did you find it? Because again, your appreciation is my motivation and that keeps me going, and that will make me bring more and more revision videos for you. So do hit the like button if you want me to bring the revision for the next video. Until then, see you, bye bye.